सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो सबसे पहले जो टॉपिक की बात करने वाले हैं वो टॉपिक है स्केल। तो कल मैंने स्केल के बारे में आपको हल्का सा नॉलेज दे दिया था, स्केल होता क्या है। जो मैप या प्लान पे जो डिस्टेंस होती है अपॉन में जो डिस्टेंस आपके ग्राउंड में होती है उसको हम स्केल बोलते हैं। यहाँ आप डेफिनेशन देख सकते हैं यहाँ पर। वेट ए मिनट। ठीक है, आज हम स्केल को पढ़ने वाले हैं। फिर स्केल के ऊपर हम लोग दो न्यूमेरिकल भी करने की कोशिश करेंगे ताकि जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट हमारे दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, तो मुझे आशा है आप लोगों को मजा आएगी आज के लेक्चर में। आज का लेक्चर में भी मैं आपको क्लियर कर दूँ कि आज का जो लेक्चर हो रहा है उसमें मैक्सिमम थ्योरी होगी, क्योंकि हम लोग फंडामेंटल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो फंडामेंटल्स हम लोग कवर कर लेंगे आज। उसके बाद लीनियर मेजरमेंट पे कल ही हो पाएगा हमारा, तो आज फंडामेंटल्स की बात ही करेंगे हम लोग। ठीक है, बट दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर। तो बेटा क्या होता है कि मैंने कल आपको बताया था कि मान लीजिए कि आपके पास दो पॉइंट है, पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट है पॉइंट बी। अब इसके बीच में बेटा मान लीजिए कि ये दोनों पॉइंट है 10 किलोमीटर की दूरी पे। अब मैंने आपको ये बताया था कि अगर मैंने आपको A4 साइज का पेपर दिया है और मैंने बोला कि इनका आप बेटा इनका इनके बीच की दूरी को यहाँ प्लॉट करिए, तो A4 साइज का जो पेपर होता है बेटा वो तो बहुत छोटा साइज का पेपर होता है, उस पर तो आप 10 किलोमीटर बता नहीं पाओगे। तो आप क्या करते हो कि 10 किलोमीटर को आप हो सकता है कि 10 सेंटीमीटर से बता रहे हो, 10 सेंटीमीटर की लाइन आप एक पेपर A4 साइज के पेपर पे खींच सकते हो। तो आप एक बड़ी दूरी को एक छोटी डिस्टेंस के द्वारा बता रहे हो। तो इसका ये जो रेशो होता है उसको मैं स्केल बोलता हूँ। अब यहाँ पर बात ये हो रही है कि जो हमारा स्केल होता है उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है। स्केल को मैं बेटा क्लासीफाई कर सकता हूँ न्यूमेरिकल स्केल में और ग्राफिकल स्केल में। ठीक है, ये हमने बात की थी। अब सबसे पहले अगर हम न्यूमेरिकल स्केल की बात करें तो न्यूमेरिकल स्केल में पहला जो स्केल हो गया हमारा इंजीनियरिंग स्केल, और उसके बाद में हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में। तो मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने बताया है ना, ये जो दूरी बताई थी मैंने ए और बी पॉइंट के बीच की, है ना, क्या बताया था मैंने यहाँ पे बेटा, 10 सेंटीमीटर इक्वल टू ग्राउंड डिस्टेंस। और ए और बी पॉइंट के बीच की दूरी मैंने कितनी बताई थी, 10 किलोमीटर। तो इस प्रकार से अगर मैं दूरी को बताता हूँ बेटा, तो ये मैंने यहाँ पे किस प्रकार का स्केल का यूज़ करा है, आई हैव यूज इंजीनियरिंग स्केल। ठीक है, लेकिन बेटा कभी कभी क्या होता है कि आपका जो इंजीनियरिंग स्केल वाली वैल्यू है उसको आप फ्रैक्शन के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। द फ्रैक्शन पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग स्केल जो आपको मिलेगा उसको आप फिर क्या बोलोगे बेटा, उसको आप रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कैसे बोलोगे। अब यहाँ पर बेटा मैंने बोला 10 सेंटीमीटर को आप कितना बता रहे हो, 10 किलोमीटर, है ना। 10 किलोमीटर की दूरी को, 10 किलोमीटर क्या है, आपकी ग्राउंड डिस्टेंस हो गई बेटा। इसको आप अपनी प्लान में 10 सेंटीमीटर से बता रहे हो, तो प्लान या मैप वाली दूरी कितनी हो गई आपकी, 10 सेंटीमीटर हो गई। तो जब आप इसका स्केल निकालते हो, ठीक है, तो स्केल को आप रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के रूप में कैसे इसको कन्वर्ट करोगे, तो इसको क्या करोगे आप, मिनट। अब क्या करोगे आप यहाँ पर, आप ध्यान से देखिए। 10 सेंटीमीटर जो था इसको मैंने कितना बोला, 10 किलोमीटर। तो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, इस चीज़ को इंजीनियरिंग स्केल में बता रहा हूँ। लेकिन अब ये किलोमीटर को मुझे सेंटीमीटर में बदल देता हूँ मान लो, है ना। तो कितना होगा, पहले तो मैंने इसको मीटर में बदला, फिर मीटर से वापस सेंटीमीटर में बदला। तो अब यहाँ देखोगे, अगर मैं इसको इस प्रकार से लिख लूँ, इस प्रकार से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख लूँ, न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, यानी फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लूँ, तो जो स्केल जिस प्रकार से मैं रिप्रेजेंट कर पाऊंगा उसको मैं बोलूँगा अपना रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। आप देखिए यहाँ पर, आप लोग यहाँ देखिए, थोड़ा स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ मैं।
ये 10 सेंटीमीटर है, नीचे मैंने लिख दिया 10 किलोमीटर। अब यहाँ पर 10 सेंटीमीटर ऊपर लिख दिया आपने, फिर डिनोमिनेटर में आपने क्या लिखा, 10 किलोमीटर। इसको पहले तो मैंने मीटर में बदला, फिर वापस से सेंटीमीटर में बदला, तो क्या आएगी वैल्यू आपकी, 1/10⁵। ठीक है, तो ये एक रेशो आ रहा है। ठीक है, एक ये रेशो आ रहा है ना, फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहा है। तो इसी चीज़ को मैंने क्या बोला बेटा, इसको मैंने क्या बोला, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। और ये जो चीज़ लिखी थी इस प्रकार से, तो ये इस प्रकार से अगर मैंने कोई चीज़ लिखी है तो इसको मैं इंजीनियरिंग स्केल के हिसाब से चीज़ों को बता रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं बेटा कि लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल क्या होता है। ठीक है, लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल क्या होता है। मान लो कि आपको सवाल में दो स्केल दे दिए और आपसे पूछा है कि कौन सा स्केल बड़ा है कौन सा स्केल छोटा है, तो ये चीज़ें कैसे पहचानेंगे हम। तो बहुत सिंपल तरीका है, आप इसको कैसे पहचानोगे। ठीक है, यहाँ पर पहले तो मैंने आपको एक चीज़ बता देता हूँ। ये जो एक नोट लिखा है, ये नोट को अगर आप याद करो तो ठीक है, वैसे मैं इसको समझा ही रहा हूँ आपको। जब भी आपको ऐसा कोई चीज़ बोली है तो आप यहाँ देखिए, 1 मिनट। देखिए, ये स्केल स्केल ए की बात कर लेते हैं पहले हम लोग, और फिर हम स्केल बी की बात करेंगे बेटा यहाँ पे। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर जो स्केल ए है, यहाँ पर मैंने क्या करा है, 1 सेंटीमीटर 10 मीटर की दूरी को 1 सेंटीमीटर से दिखा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि मैं 10 मीटर की दूरी को 1 सेंटीमीटर से दिखा रहा हूँ। लेकिन अगर मैं स्केल बी की बात करूँ तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, 100 मीटर की दूरी को 1 सेंटीमीटर से दिखा रहा हूँ। तो यानी कि अगर मुझे यहाँ पे स्केल ए में जाऊँगा मैं, तो यहाँ पर अगर 100 मीटर की दूरी दिखानी है तो मुझे कितने सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचनी पड़ेगी, 10 सेंटीमीटर लंबी लाइन। 100 मीटर को मुझे 10 सेंटीमीटर लंबी लाइन से दिखाना पड़ेगा। तो आप यहाँ जब इसको वैल्यू को करोगे, आप यहाँ पे इन दोनों वैल्यू को कंपेयर करोगे। कैसे कंपेयर करोगे आप, 1 मिनट। यहाँ पर आप वैल्यू को कंपेयर करोगे। आपने यहाँ क्या लिखा, 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर, और यहाँ आपने लिखा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर। तो यहाँ पर न्यूमरेटर की वैल्यू और डिनोमिनेटर की वैल्यू का आप रेशो ले लीजिए, ऐसा कहीं भी केस है। तो यहाँ आपने 10/100 लिख दिया है ना, और ये सेंटीमीटर नीचे मीटर, इसी को भी आप इस प्रकार से लिख लीजिए। तो यहाँ आपने क्या करा है, 1/100 कर लिया है। तो जब आप वैल्यू का कैलकुलेशन करोगे तो 1/100 बड़ा है कि 10/100 बड़ा है। ऑब्वियसली 10/100 इज ग्रेटर देन 1/100। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप बता दोगे कि जो स्केल ए है डेट इज ग्रेटर देन स्केल बी। ठीक है, या फिर इसकी एक और ट्रिक है, इसको ऊपर आप एक काम करिए कि न्यूमरेटर की जो भी वैल्यू है उसको 1 में कन्वर्ट कर दीजिए। इसको 1 में कन्वर्ट करूँगा तो क्या, एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो कट जाएगा। तो आप देखोगे कि स्केल ए में क्या हो गई वैल्यू, 1/10, और स्केल बी में हो गई 1/100 वाली वैल्यू बन गई यहाँ पे बेटा। तो आप यहाँ पर क्या करना कि जो डिनोमिनेटर है उसको कंपेयर करना, जिस रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन वाले फॉर्म में आप स्केल को लिख देना, और जहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो स्केल क्या होगा बेटा, आपका छोटा स्केल होगा। तो इस प्रकार से भी आप अपनी चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे एक और जो स्केल बचा था हमारा, आप देख रहे हैं यहाँ पर एक स्केल बचा था हमारा, ग्राफिकल स्केल। हमारा ग्राफिकल स्केल बचा है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। बेटा ग्राफिकल स्केल क्या होता है, ग्राफिकल स्केल में हम लोग क्या करते हैं कि हम मैप पे कोई सी भी लाइन ड्रॉ करते हैं और डायरेक्टली डिस्टेंस दिखा देते हैं, है ना।
इस ग्राफिकल स्केल में क्या करोगे कि मान लो एक दूरी बता दी मैंने, और डायरेक्टली जितनी भी दूरी है उन दोनों पॉइंट के बीच में उसको मैं शो कर दूंगा। तो आप यहाँ देखिए, इट इज ए लाइन ड्रॉन ऑन द मैप एंड मार्किंग डिस्टेंस एंड मार्किंग ग्राउंड डिस्टेंस डायरेक्टली ऑन इट। तो ये क्या हो गया, हमारा ग्राफिकल स्केल हो गया है। ठीक है, इसके बारे में कल भी हमने बताया था। अब जब मैं बात कर रहा हूँ बेटा आपकी स्केल की, कि इंजीनियरिंग स्केल जो हो गया आपका और ग्राफिकल स्केल जो हो गया, इनमें अंतर क्या होता है। तो बेटा इसमें एक अंतर ये होता है कि जब आप इसको मैं एक एडवांटेज के रूप में ज़्यादा अच्छे से बता पाऊंगा, कि जो हमारा ग्राफिकल स्केल होता है उसके पास एक बेटर एडवांटेज होता है। उसका एडवांटेज ये होता है बेटा कि जो आपका मैप रहता है, वो मैप हो सकता है कि समय के साथ उस मैप में क्या श्रिंकेज हो, क्या हो जाए, श्रिंकेज हो जाए आपके मैप में। समय के साथ आपके मैप में क्या हो गया, हो जाए बेटा, श्रिंकेज हो जाए, आपका जो नक्शा है, मैप है, वो क्या है, सिकुड़ जाए। तो अब ये नक्शा सिकुड़ेगा, मतलब छोटा होगा नक्शा। तो क्या होगा बेटा कि जो नक्शे पे जो हमने डायमेंशन ड्रॉ करी थी, है ना, जो डिस्टेंस वगैरह शो करी थी, वो भी श्रिंक होगी। ठीक है, अब ग्राफिकल स्केल में क्या होगा कि श्रिंकेज ऑफ मैप होगा, तो क्या होगा कि हमारा जो ग्राफिकल स्केल जो है वो भी जिस प्रकार से हमारा मैप श्रिंक होगा, उसी प्रकार से हमारा ग्राफिकल स्केल भी चेंज होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो डिस्टेंस है जो हमको निकालनी है वो अनअफेक्टेड रहेगी, क्योंकि क्या हो रहा है कि जो हमारी डिस्टेंस हो, यहाँ पे मैं आपको अंडरलाइन करके बता देता हूँ, 1 मिनट। Graphical scale has advantage over numerical scale, that the distance on the map can be determined by actual scaling। जो भी मैप है, जो आपका मैप है, पहले आपका मैप क्या होगा बेटा, इनिशियली बड़ा होगा। समय के साथ क्या हो सकता है, मैप में श्रिंकेज हो जाएगी, श्रंक हो जाएगा, छोटा हो जाएगा आपका मैप। पहले बड़ा मैप था, ये बिग था मैप, तो बाद में मैप श्रिंकेज के बाद क्या हो गया बेटा, थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो क्या होगा, जो नक्शा है वो छोटा हो जाएगा, जो डायमेंशन है, पहले बड़ी डायमेंशन थी, वही डायमेंशन थोड़ी छोटी दिखेगी आपको, है ना। तो लेकिन अगर आपको एक्चुअल स्केलिंग पता है, तो इवन तो मैप श्रंक हुआ है, तो जो डिस्टेंस है मैप पे वो आप डिटरमाइन कर सकते हैं। इसको थोड़ा हम लोग एक प्रॉब्लम को एनालिसिस करते हुए समझते हैं। इसके ऊपर हम लोग इसको न्यूमेरिकल कर लेंगे तो ये कंसेप्ट हमारे दिमाग में बैठ जाएगा। कुछ चीज़ें नहीं आ रही होगी समझ में, लेकिन मैं उसको समझा देता हूँ आपको विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल। ठीक है, पहले अब एक एनालिसिस का पोर्शन कर लेते हैं। अब बेटा आप यहाँ देख रहे होंगे, आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये मैप था, है ना, ये आपका मैप है मान लीजिए, है ना, t=0 पे। और ये जो मैप है ये t=t टाइम पे, ठीक है, t टाइम बोल दिया मैंने। अब यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा कि ये जो मैप है t=0 टाइम, मतलब इनिशियल बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये कुछ मैप है, ये कुछ बड़ा होगा साइज में, लेकिन t=t टाइम के बाद यही मैप क्या होगा बेटा, थोड़ा छोटा हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने पॉइंट ए बताया इस मैप पे, और पॉइंट बी भी बताया है। इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी मैंने यहाँ पर प्लॉट कर ली है, ए और बी को मैंने एक लाइन से कनेक्ट कर दिया है। उस लाइन को कितना लंबा खींचा है मैंने, 1 सेंटीमीटर खींचा है। लेकिन क्या हो रहा है कि t=t टाइम के बाद क्या होगा कि ए और बी के पॉइंट की जो दूरी है वो थोड़ी भी, वो भी अब नक्शा सिकुड़ेगा तो एक दूरी भी सिकुड़ के कितनी हो जाएगी, y बन जाएगी। मतलब आपका मैप छोटा होगा तो x है, वो भी t=t टाइम के बाद कितना बन जाएगा, y बन जाएगा। मान लो 1 सेंटीमीटर की लाइन खींची थी, वो बाद में कितने सेंटीमीटर की लाइन बन जाएगी, y की। किसके बाद, श्रंक होने के बाद, नक्शा जो होगा आपका श्रंक होगा, छोटा होगा, उसके बाद आपकी एक्स वाली लाइन भी छोटी होकर वाई बन जाएगी। ठीक है, अब क्या होता है ग्राफिकल स्केल में क्या हो रहा है यहाँ पर, सबसे पहले तो हम नॉर्मल स्केल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने बोला कि मैंने इनिशियली क्या बता रहा था, मैं 10 मीटर की दूरी को 1 सेंटीमीटर के द्वारा बता रहा था। 10 मीटर की दूरी को किससे बता रहा था मैं, मान लो 1 सेंटीमीटर के द्वारा बता रहा था।
तो यहाँ पर अगर मैं स्केल निकालने का आपको बोलता तो स्केल क्या निकालते आप बेटा? 1 सेंटीमीटर लिख दो ऊपर, नीचे 10 मीटर लिख दो। इसको आप करोगे तो क्या आ जाएगा? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन 1/1000 आ जाएगा। ये आपका ओरिजिनल स्केल था। ठीक है, दिस इज योर ओरिजिनल स्केल। लिखते चल रहा हूँ मैं चीज़ों को। मेरी कोशिश है आपको हर चीज़ें मैं अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है। अब बेटा क्या था कि यहाँ पर ए और बी के बीच की दूरी कितनी थी? एक्स। ए और बी के बीच की दूरी कितनी थी? एक्स सेंटीमीटर थी। एक्स सेंटीमीटर क्या है आपकी? एक्स सेंटीमीटर क्या है आपकी? मैप या प्लान वाली दूरी, मैप या प्लान डिस्टेंस, है ना? सही बोल रहा हूँ? तो अगर मुझे ग्राउंड डिस्टेंस निकालना है तो इस कंडीशन में ग्राउंड डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा? इस कंडीशन में ग्राउंड डिस्टेंस क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ग्राउंड डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 1000 × x सेंटीमीटर हो जाएगा क्या? चीज़ें समझ में आ रही है मैंने क्या करा है यहाँ पर? पेन का कलर बदल के वापस से एक बार लिख देता हूँ तो हम अच्छा से बढ़िया से समझ में आ जाए तो। चलो, मार्कर कैसे सिलेक्ट हो गया? बिल्कुल सही। ठीक है, पेन ही है यहाँ पर, पेन ही सिलेक्ट हुई है। ठीक है, अब बेटा क्या करा था? स्केल क्या होता है आपका? सॉरी, स्केल क्या होता है? स्केल होता है आपका नेट, स्केल होता है आपका मैप डिस्टेंस अपॉन में ग्राउंड डिस्टेंस। ठीक है, तो स्केल कितना था? मान लो 1/1000 था। तो मैप डिस्टेंस कितना था? x सेंटीमीटर था। तो यहाँ से ग्राउंड डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका? 1000 × x सेंटीमीटर, ये आपका हो जाएगा। हकीकत में कितनी ग्राउंड की दूरी है? 1000 × x सेंटीमीटर आपकी ग्राउंड की दूरी। इस पॉइंट को भी याद रखना। अब क्या हो रहा है बेटा कि समय के साथ क्या हो रहा है आपका? जो ए बी है, जो x था, वो समय के साथ कितना हो गया? समय के साथ कितना हो गया? ए बी वाई हो गया। ए बी, सॉरी, जो x सेंटीमीटर था, जो x सेंटीमीटर था आपका, x सेंटीमीटर क्या बन गया आपका? y सेंटीमीटर बन गया आपका। तो अगर मैं इस समय बात करूं तो यहाँ पर मैंने लाइन लिखी है आपको, मैं बता देता हूँ। नाउ दिस y सेंटीमीटर ऑन द मैप रिप्रेजेंट 1000 × x सेंटीमीटर ऑन द ग्राउंड। तो y सेंटीमीटर, जो x सेंटीमीटर, जो 1000 × x सेंटीमीटर ग्राउंड बता रहा था, वही चीज़ अब क्या बताएगा? आपका y बताएगा। x जितनी दूरी बता रहा था, x सेंटीमीटर की लाइन, वही चीज़ अब कौन? y सेंटीमीटर की लाइन बताएगा। लेकिन ग्राउंड की दूरी तो, ग्राउंड में एक्चुअल में ग्राउंड पर ए और बी के बीच की जो दूरी थी वो तो चेंज नहीं हो, नक्शा टुकड़ा है, ग्राउंड तो आपका श्रंक नहीं हुआ है। मैप श्रंक हुआ है आपका, लेकिन ग्राउंड आपका श्रंक हुआ नहीं है। ठीक है, तो दिस इज माय पॉइंट। तो y सेंटीमीटर ऑन द मैप रिप्रेजेंट 1000 × x सेंटीमीटर ऑन द ग्राउंड। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है, इसको लेके चलो आगे, इसको लेके हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर की लाइन खींची है आप, ये जो ओल्ड मैप है, सॉरी ओल्ड प्लान है, ओल्ड प्लान में आप देखिए कि यहाँ पर जो एक सेंटीमीटर की लाइन मैंने इंडिकेट करी है ना? ये जो टी टाइम के बाद जो प्लान है उसमें वो 1 सेंटीमीटर की लाइन है, वो हो सकता है थोड़ी सी छोटी हो। मान लो कि सॉरी, जो 1 सेंटीमीटर की लाइन है वो हो सकता है कुछ छोटी हो जाए। जो 1 सेंटीमीटर की लाइन है वो हो सकता है 0.9 सेंटीमीटर की हो जाए, 0.8 सेंटीमीटर की हो। डेफिनेटली जो भी होगी उसकी लेंथ वो 1 सेंटीमीटर से क्या होगी बेटा? कम ही होगी, क्योंकि आपका मैप क्या हुआ है? श्रंक हुआ है।
ठीक है। तो इस कंसेप्ट को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब आगे हम बढ़ाते हैं और आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ाते हुए इस कंसेप्ट को हम लोग कुछ चीज़ें देख लेते हैं। अब क्या हुआ बेटा कि पहले क्या था, पहले आपकी जो लाइन थी एक्स वाली वो कितनी बन गई, अब वाई की बन गई। तो कुछ ना कुछ क्या हुआ होगा, श्रंकेज हुआ होगा। तो इसी श्रंकेज को ध्यान में रखते हुए एक रेशो, एक फैक्टर दिया जाता है जिसको श्रिंकेज रेशो या श्रिंकेज फैक्टर बोला जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं कि आफ्टर श्रंकेज जो लेंथ है मैप पर अपॉन में बिफोर श्रंकेज जो लेंथ है, ठीक है। तो पहले क्या थी, 1 सेंटीमीटर की लाइन थी और आफ्टर श्रंकेज कितनी, 22 सेंटीमीटर की लाइन हो गई या वाई mm क्यूब की। तो दिस वाई अपॉन एक्स क्या हो गया बेटा यहाँ पर आपका, दिस इज व्हाट, दिस इज योर श्रंकेज रेशो, श्रंकेज फैक्टर, ठीक है। अब एक और पॉइंट की हम लोग बात कर लेते हैं। अभी तो मैंने जब पिछली बार बात करी थी इधर, तो मैंने यहाँ पर एक आर्बिट्ररी स्केल मान लिया था, ओरिजिनल स्केल। क्या माना था मैंने इसको, मैंने क्या माना था, इसको क्या माना था, 1/1000 माना था। मैंने ज्यूम कर लिया था कोई स्केल होगा। या देखिए आप 1 मिनट, हाँ ये 1/1000 जो था, इसको मैंने मान लिया ये ओरिजिनल स्केल होगा मेरा, है ना। 1/1000 हो सकता है कि 1/2000 हो, 1/3000 हो, कुछ भी स्केल हो सकता है। मैंने यहाँ अज्यूम करा था कि ऐसा कुछ स्केल होगा, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, अब मैप क्या हो गया आपका, श्रंक हो गया। तो बेटा एक बार अगर आपका मैप श्रंक हो गया है तो आप यहाँ पर वापस से अब जो स्केल है, पहले क्या था ओरिजिनल स्केल, अब जो स्केल होगा मैप पे वो कैसा स्केल होगा, श्रंक स्केल होगा, ठीक है। ओरिजिनल स्केल तो होगा नहीं। तो अब भी क्या होगा, मैप डिस्टेंस कितनी हो रही है, वाई अपॉन में ग्राउंड डिस्टेंस। अब ग्राउंड डिस्टेंस क्या है, ग्राउंड डिस्टेंस तो वही होगी। तो ग्राउंड डिस्टेंस कितनी है, 1000 इंटू एक्स सेंटीमीटर, है ना। वाई को सेंटीमीटर ले लो आप, ठीक है। ये वही होगी। क्यों वही होगी, श्रंक स्केल निकालना पड़ेगा। एक बार आपका मैप क्या हो गया, श्रंक हो गया, देन यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट, श्रंक स्केल। अभी श्रंक स्केल क्या होगा, डिस्टेंस ऑन मैप कितना हो गया, y डिवाइड बाय व्हाट, ग्राउंड डिस्टेंस, वो कितना हो गया 1000 इंटू एक्स। तो अब आप देख, अब आप इसको थोड़ा सा अलग करके देखिए। तो आपको यहाँ क्या दिख रहा है, आपको यहाँ क्या दिख रहा है, y/1000 x दिख रहा है। अब आप इसको थोड़ा सा अलग कर लीजिए, y/x इंटू 1/1000 कर लीजिए। अब ये 1/1000 को मैंने क्या बोला था बेटा, शुरू में मैंने क्या अज्यूम करा था, दिस इज ओरिजिनल स्केल। इसको मैंने क्या बोला था बेटा, ओरिजिनल स्केल बोला था। और ये जो y/x है ये क्या बता रहा है मेरा, कि किस फैक्टर से मेरा क्या हो रहा है या किस रेशो से मेरा क्या हो रहा है, मैप श्रंक कर रहा है। और ये क्या था बेटा मेरा, दिस इज इक्वल टू व्हाट, इधर मैंने क्या बोला था, श्रंक स्केल बोला था। तो आपको श्रंक स्केल इक्वल टू व्हाट, दिस व्हाट, श्रिंकेज रेशो या श्रिंकेज फैक्टर, जो भी आप बोलना चाहें, इनटू, एक चीज़ लिख देता हूँ कंफ्यूजन होगा, इनटू ओरिजिनल स्केल। तो यहाँ से आपको एक नया फॉर्मूला मिल सकता है। क्या मिल जाएगा बेटा, श्रंकेज रेशो इक्वल टू व्हाट, श्रंक स्केल अपॉन में व्हाट, ओरिजिनल स्केल। अब ये चीज़ लिखना है आपको, नहीं लिखना है, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, श्रंक रेशो श्रंक फैक्टर इक्वल टू व्हाट, श्रंक स्केल अपॉन में ओरिजिनल स्केल। अब इसी को अगर मैं स्केल को रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में भी लिख सकता हूँ। इस प्रकार से मैंने पूरी जो चीज़ है फॉर्मूला उसको एक ही लाइन में लिखने का प्रयास करा है ना। दिस व्हाट इक्वल टू श्रंक लेंथ, जो बात पहले y थी बाद में कितनी हो गई, x हो गई, है ना। तो इस प्रकार से इस फॉर्मूले को मैंने इस प्रकार से लिखने की कोशिश करी है। एक ये मास्टर फॉर्मूला बन गया है, ठीक है। इस फॉर्मूला यू शुड रिमेंबर, ये आया कैसे ये भी मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम के एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, है ना।
पहले लेंथ कितनी थी लाइन की? अगर मैं आपसे श्रंकेज फैक्टर बोलूँगा तो श्रंकेज फैक्टर में लाइन की पहले लेंथ अभी हमने बोली थी एक्स थी, वो बाद में कितनी बन गई? वाई बन गई। तो क्या हुआ? दिस वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन व्हाट? सॉरी, दिस वाई इज ऑलवेज लेस देन, ये जो वाई है ये हमेशा किससे छोटा होगा? आपका एक्स से छोटा होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ योर श्रंकेज फैक्टर है वो हमेशा 1 से छोटा होगा? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ जो श्रंकेज फैक्टर है वो आपका 1 से छोटा होगा? क्योंकि y किससे छोटा है? x से छोटा है बेटा। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये भी आपको पता चलेगा जो आपका श्रंक स्केल है इट विल ऑल्सो कम। श्रंक स्केल भी आपका ओरिजिनल स्केल से कम आएगा, है ना? तो ये भी चीज़ एक निकल के आएगी यहाँ से। अब आप इसको यहाँ देखिए, इसको आप फॉर्मूले में कंपेयर कर लीजिए, इसको आप फार्मूले में भी कंपेयर कर लीजिए, है ना? श्रंक लेंथ छोटी है और ओरिजिनल लेंथ बड़ी है। तो इस प्रकार से आप इधर देखोगे तो यहाँ पर आपका श्रंक स्केल भी छोटा है एज कम्पेयर टू व्हाट? ओरिजिनल स्केल। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं हमारे पास, हम न्यूमेरिकल के लिए फार्मूला भी डिस्कस करते जा रहे हैं। हम लोग उससे अगर कुछ एनालिसिस करते हुए अगर कुछ ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन बन पा रहे हैं तो उसको भी हम लोग डिस्कस करते जा रहे हैं। क्या डिस्कस कर रहा है? ओरिजिनल स्केल इज मोर एज कम्पेयर टू व्हाट? योर श्रंक स्केल। आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब मैं आपसे एक और चीज़ पूछता हूँ, यहाँ पे मैं दो फार्मूले और बना लेता हूँ, डेट विल हेल्प मी, है ना? डेट विल हेल्प मी। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्वेश्चन भी करेंगे, पहले एनालिसिस का पोर्शन कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखो यहाँ का स्पेस में यूज़ कर रहा हूँ। अब बेटा क्या हो रहा है, ये आपका जो श्रंकेज फैक्टर है ना? तो ये क्या हो रहा है आपका, इसको बोला था हमने श्रंक लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। यही चीज़ बोली थी हमने, जो चीज़ पहले थी, पहले लेंथ थी, उसको नीचे लिखेंगे हम लोग। अब क्या हो रहा है बेटा, आप लोग यहाँ देखिए, अगर लेंथ श्रंक हो रही है तो फाइनली जो मैं दूरी नापूंगा वो कौन सी दूरी नापूंगा? मैं श्रंक होने के बाद जो दूरी है उसको मैं क्या बोलूँगा? मेजर्ड लेंथ ही बोलूँगा, है ना? नक्शा क्या हो गया? सिकुड़ गया टी इक्वल टू टी टाइम पे, है ना? एक पर्टिकुलर टाइम के बाद मैं मेजरमेंट कर रहा हूँ लेंथ का, तो जो हमारी श्रंक लेंथ क्या होगी बेटा? वो ही जनरली क्या होती है? हमारी मेजर्ड लेंथ होती है। और जो हमारी ओरिजिनल लेंथ होती है वही, उसको ही मैं बोल देता हूँ मेरी करेक्ट लेंथ। तो कई बार क्वेश्चन में घुमा के इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कि मेजर लेंथ इतनी है मैप पर, तो करेक्ट लेंथ कितनी होगी? करेक्ट लेंथ क्या होगी बेटा? जो पहले थी, श्रंक होने से पहले जो थी। तो हो सकता है कि कहीं कहीं पे घुमा के वो बोल दे कि मेजर लेंथ इतनी थी। अगर मेजर लेंथ क्या होगी? श्रंक होने के बाद जो लेंथ बची है उसी को तो आप मेजर कर रहे हो, तो ऐसा भी बोल सकते हैं वो लोग, ठीक है? अब बेटा क्या हो सकता है कि इस मेजर लेंथ के अकॉर्डिंगली, इस मेजर लेंथ के अकॉर्डिंगली जो इस मेजर लेंथ के अकॉर्डिंगली हमको कुछ दूरी दे दे वो, ठीक है? इस मेजर लेंथ के अकॉर्डिंगली जो मेजर लेंथ किस पर है? मैप पर है। उसके अकॉर्डिंगली ग्राउंड पे जो दूरी है वो हम निकाल लें। सॉरी सॉरी, ग्राउंड पे दूरी नहीं, ग्राउंड की दूरी तो सेम ही रहेगी। हाँ, अब देखो क्या हो सकता है कि अब हमें कई बार क्या है कि जो श्रंक वाला मैप है हमारा, श्रंक हो गया जो मैप, उस पर हमें कुछ मेजर्ड एरिया दे दे, मेजर्ड एरिया दे दे। और पहले जो एरिया था किस पे? मैप पे, श्रंक होने से पहले, उसको मैंने बोल दिया करेक्ट एरिया ऑन मैप, वो हमको फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे? इसको हम श्रंकेज रेशो का स्क्वायर कर देंगे, इसके द्वारा हम लोग इसको फाइंड आउट कर लेंगे। अब इसको हम लोग क्या करते हैं? क्वेश्चन के द्वारा सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है? अब चीज़ें बहुत आसान हैं, चीज़ें बहुत आसान हैं, न्यूमेरिकल कर लेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें बहुत आसानी से हमें समझ में आ जाएगी, है ना? इसको मुझे थोड़ा मिटाना पड़ेगा so that I can create some space for you. पहले तो आप ये क्वेश्चन पढ़िए जब तक मैं इसको मिटाता हूँ।
आप लोग क्वेश्चन करिए, इस क्वेश्चन को हम लोग करते जाते हैं। चलिए बेटा, ये क्वेश्चन आपने हो सकता है अभी पढ़ लिया हो, नहीं पढ़ा हो तो मैं आपको समझा देता हूँ। अब इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आपके पास किसी एरिया का प्लान दिया हुआ था। वहाँ पर उस प्लान में 10 सेंटीमीटर की लाइन थी, जो बाद में श्रंक होने के बाद कितने सेंटीमीटर की बनी, 9.5 सेंटीमीटर की बनी। और उन्होंने ये बोला कि श्रंक होने से पहले उस प्लान का जो ओरिजिनल ओरिजिनल उस प्लान का ओरिजिनल जो स्केल था वो कितना है आपका, वो बोल दिया उन्होंने 1/1000 था। ठीक है। तो इन्होंने बोला आप श्रंकेज फैक्टर निकालिए, श्रंक स्केल निकालिए, करेक्ट डिस्टेंस निकालिए। अगर मेजर डिस्टेंस कितनी 100 मीटर है। करेक्ट एरिया निकालिए, अगर मेजर एरिया कितना है 1000 मीटर स्क्वायर है। तो बेटा पहला क्या बोला उन्होंने, श्रंकेज फैक्टर बोला। श्रंकेज फैक्टर क्या होता है, श्रंकेज के बाद कितनी लेंथ बची 9.5, और श्रंकेज के पहले लेंथ कितनी थी 10 सेंटीमीटर। तो यूनिट तो बेटा सेम है, तो काट देंगे इसको। तो यहाँ से हमें श्रंकेज फैक्टर की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी 0.95। कुछ यूनिट है क्या, श्रंकेज फैक्टर की कोई यूनिट होगी नहीं होगी। तो दिस इज अनदर पॉइंट फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव एग्जाम कि जो आपका श्रंकेज फैक्टर है, जो आपका श्रंकेज फैक्टर है क्या है वो, योर श्रंकेज फैक्टर इज व्हाट, यूनिटलेस। कुछ यूनिट नहीं होती आपके श्रंकेज फैक्टर की। ठीक है। तो आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं हमारी कहानी को। आगे जो है हमें पूछा है श्रंक स्केल। अब श्रंक स्केल पूछा है हमें, श्रंक स्केल निकालना है। तो फॉर्मूले पे जाइए आप। श्रंकेज फैक्टर कितना है, श्रंक स्केल डिवाइड बाय ओरिजिनल स्केल, है ना। श्रंकेज फैक्टर कितना है 0.95, जो आपने निकाल लिया। अब श्रंक स्केल निकाल लोगे क्या, ओरिजिनल स्केल कितना है 1/1000। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपका श्रंकेज स्केल निकल जाएगा, जो कितना आएगा 1/1052.63। तो दिस विल कम आउट। ठीक है। इस प्रकार से आप कर लोगे। अब बेटा क्या है कि इस क्वेश्चन में ये बोला है कि जो मेजर डिस्टेंस है वो 100 मीटर है। ठीक है। मान लो कि वो कुछ और होती, 10 मीटर होती, कुछ भी होती। ये तो आर्बिटरी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो एक डिस्टेंस उन्होंने बोल दी कि 100 मीटर है। तो करेक्ट डिस्टेंस क्या होती वो कैसे निकालोगे। तो मैंने आपको क्या बोला था कि जो मेजर डिस्टेंस है वो हमेशा किससे कम होगी, मेजर डिस्टेंस विल बी लेस देन व्हाट, करेक्ट डिस्टेंस। क्योंकि आपका मैप क्या हुआ, श्रंक हुआ है, कुछ न कुछ श्रंकेज फैक्टर आया है वहाँ पे, श्रंकेज का कुछ न कुछ रेशो आया है। तो जो लेंथ होगी वो डेफिनेटली किससे अधिक होगी, 100 से अधिक होगी, 100 से अधिक होगी। तो हमें ये आइडिया निकालना है। मान लो एक ऑब्जेक्टिव की एग्जाम होती, ऑब्जेक्टिव एग्जाम होती और आपको 4 ऑप्शन दे देते हैं। क्या 90 मीटर है करेक्ट, है ना, 95 है, सी 99 है, या डी जो भी है 100 से कुछ अधिक वैल्यू है, जो भी 103 3 वगैरह। तो अगर ये श्रंक वाला क्वेश्चन है तो हमें पता है कि जो भी आंसर है वो 100 से ज़्यादा ही आएगा करेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि मेजर डिस्टेंस से ज़्यादा ही होगी आपकी करेक्ट डिस्टेंस। तो क्वेश्चन सॉल्व करे बगैर भी हम चीज़ों को क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, 1 मिनट। हाँ, अब यहाँ क्या बोला है कि हमें करेक्ट क्या निकालना, करेक्ट डिस्टेंस निकालनी है। कैसे निकालोगे, मेजर डिस्टेंस डिवाइड बाई करेक्ट डिस्टेंस कर देना। तो क्या होगी आपकी करेक्ट डिस्टेंस, मेजर डिस्टेंस अपॉन में श्रंकेज फैक्टर। तो क्या आ जाएगा 100 डिवाइड बाई 0.95, तो जो भी है वो आ जाएगी आपकी करेक्ट डिस्टेंस।
अब क्या है कि मूविंग ऑन, इस क्वेश्चन में हमें करेक्ट एरिया भी पूछा है। तो अब करेक्ट एरिया पूछा है बेटा मुझे आप, तो बेटा एरिया क्या होता है? आपका एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ होती है, ठीक है। एल इंटू बी बोल दीजिए आप। तो क्या है कि एल भी करेक्ट निकालनी पड़ेगी और बी भी करेक्ट निकालनी पड़ेगी हमको, ठीक है। तो यहाँ पर कभी मुझसे क्वेश्चन में करेक्ट एरिया पूछा है ना, कभी करेक्ट एरिया पूछा है। तो करेक्ट एरिया क्या निकालूंगा मैं? करेक्ट लेंथ इंटू करेक्ट विड्थ, इस प्रकार से निकालता मैं, ठीक है। अब करेक्ट लेंथ क्या होती है? मेजर्ड लेंथ अपॉन में श्रंकेज फैक्टर हो जाता आपका। और करेक्ट विड्थ क्या होती है आपकी? मेजर्ड विड्थ डिवाइड बाय श्रंकेज फैक्टर हो जाता आपका, हो जाता कि नहीं? लेकिन यहाँ पर आपका एरिया जो है, एरिया यहाँ पर क्या है इस सवाल में? इस सवाल में जो आपका एरिया है वो कितना दिया है? मेजर्ड एरिया 1000 मीटर स्क्वायर। अब ये जो मेजर्ड एरिया है, 1 मिनट, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। डिजिटली कहीं भी पढ़ाते हैं तो मुझे ही पता नहीं चलता है कि कर्सर गया कहाँ है। चलो यहाँ बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो बेटा व्हाट इज योर करेक्ट एरिया? करेक्ट एरिया क्या आ जाएगा? मेजर्ड लेंथ इंटू मेजर्ड विड्थ डिवाइड बाय श्रंकेज फैक्टर का स्क्वायर। अब ये जो मेजर्ड लेंथ इंटू मेजर्ड विड्थ है, इसको क्या बोल दूंगा मैं? मेजर्ड एरिया बोल दूंगा। तो कभी मुझसे करेक्ट एरिया बोलेंगे निकालने को, तो मैं क्या करूंगा? मैं मेजर्ड एरिया डिवाइड बाय श्रंकेज फैक्टर का स्क्वायर कर दूंगा। तो एक और फार्मूला जैसी चीज हमने यहाँ से निकाल ली है, तो हम इसको क्या कर लेंगे? यूज कर लेंगे। देखो कितने आसानी से आपने निकाल लिया। आपने क्या करा? करेक्ट एरिया क्या होता है? करेक्ट लेंथ इंटू करेक्ट विड्थ होता है। करेक्ट लेंथ कैसे निकालोगे? मेजर लेंथ अपॉन श्रिंकेज फैक्टर कर दोगे। करेक्ट विड्थ कैसे निकालोगे? मेजर विड्थ अपॉन में श्रिंकेज फैक्टर निकाल लोगे। अब मेजर विड्थ, मेजर लेंथ एंड मेजर विड्थ का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो आपको मेजर्ड एरिया दे देगा। और यहाँ पर श्रिंकेज फैक्टर का क्या हो जाएगा? नीचे श्रिंकेज फैक्टर इंटू श्रिंकेज फैक्टर, यहाँ पर श्रिंकेज फैक्टर का स्क्वायर बन जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अगर आपको मेजर्ड एरिया दिया है, मेजर्ड एरिया कितना है? 1000 मीटर स्क्वायर, अपॉन में 0.95 का स्क्वायर कर दीजिए आप, तो यहाँ से आपको करेक्ट एरिया भी मिल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से हमारे सामने आते जा रही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है मैं आपको दे ही रहा हूँ, है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये नोट में लिखा है, वो चीज़ जो मैंने आपको समझाई है वो मैंने आपको नोट में लिखा दिया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बेटा यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कहीं कहीं क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं आपको, कि वो करेक्ट लेंथ निकालने का तो बोल दे और आपको मेजर्ड डिस्टेंस दे दे, लेकिन आपको रॉन्ग स्केल भी दे दे और करेक्ट स्केल भी दे दे, ठीक है। आपके पास रॉन्ग स्केल भी हो, करेक्ट स्केल भी हो, तो तब आप करेक्ट लेंथ कैसे निकालोगे? तो उसके लिए एक फार्मूला दिया है, कि ये फार्मूला दिया है आपको। करेक्ट लेंथ कैसे निकालोगे आप? मेजर डिस्टेंस इंटू आर एफ ऑफ रॉन्ग स्केल डिवाइड बाय आर एफ ऑफ कितना? करेक्ट स्केल। इस प्रकार से आप लोग चीज़ों को निकाल लोगे, ठीक है। तो अब ये क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि आप लोगों को जो स्केल है आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, किसी दूसरे अन्य रॉन्ग स्केल को यूज़ कर लो कभी कभी जल्दी में, फील्ड में। तो क्या है कि उस प्रकार से फॉर्मूला दिया गया है कि अगर आपने जो लेंथ है वो रॉन्ग स्केल को लेते हुए आपने लेंथ निकाल ली जो एक्चुअल में हो रही थी, और फिर बाद में आपको करंट स्केल बताया गया, तो इस प्रकार से कन्वर्शन करके आप करेक्ट लेंथ निकाल सकते हैं। और अच्छे से समझते हैं इसको एक क्वेश्चन के द्वारा, ठीक है।
जो भी बातें मैंने बोली उसको एक क्वेश्चन के माध्यम से बहुत बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए आप। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला है, दिख रहा है आपको, 2 पॉइंट है, उनके बीच की दूरी है, कुछ ना कुछ उसको मार्क करा है प्लान। ठीक है, और यहाँ पर स्केल दिया आपको, स्केल कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। यानी यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होगा, 1/100 का रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होगा। ठीक है, एंड फाउंड टू बी वॉट, 50 मीटर, और जो लेंथ है लाइन की, सॉरी, उसको कितना फाउंड करा गया, 50 मीटर। तो यहाँ पर जो मेजर डिस्टेंस है वो कितनी दे दी हमारे क्वेश्चन में, 50 मीटर दे दी गई है। लेटर ही डिटेक्टेड दैट ही यूज्ड ए रॉन्ग स्केल ऑफ, रॉन्ग स्केल है तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन रॉन्ग स्केल का एक हिसाब, रॉन्ग स्केल के हिसाब से हम लोग निकाल लेते हैं। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, तो 1/50 का 1/50 का रॉन्ग रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन उसने यूज़ कर लिया है फॉर द मेजरमेंट। अब उसने बोला है कि डिटरमाइन द करेक्ट लेंथ, डिटरमाइन द करेक्ट लेंथ, तो करेक्ट लेंथ निकाल लोगे आप, आपके पास डायरेक्ट फार्मूला है, आपके पास डायरेक्ट फार्मूला है। उसने 1/50 का स्केल लिया था, कितनी दूरी नापी उसने, 50 मीटर। अब इस क्वेश्चन को तो मैं ओरली सॉल्व कर लूँगा। 1/50 के स्केल से उसने 50 मीटर नापा, तो 1/100 का स्केल रहता तो करेक्ट लेंथ कितनी नाप लेता, वो 100 मीटर नाप लेता। इसको तो मैंने ओरली कर लिया है, लेकिन कहीं कहीं एग्जाम में ओरली सॉल्व करने में क्या होगा, आंसर गलत हो सकता है। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो करेक्ट लेंथ कितनी होगी आपकी, मेजर डिस्टेंस या मेजर लेंथ, आर एफ ऑफ रॉन्ग स्केल, है ना, डिवाइड बाय आर एफ ऑफ करेक्ट स्केल, इस प्रकार से निकाल लोगे। अब मेजर डिस्टेंस कितनी, 50 मीटर, इंटू रॉन्ग स्केल का आर एफ कितना है बेटा आपका, 1/50 डिवाइड बाय 1/100 आर एफ ऑफ करेक्ट स्केल। इसको सॉल्व कर लोगे तो जो करेक्ट लेंथ है वो आपकी 100 मीटर आ जाएगी। मुझे आशा है आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी, मुझे आशा है आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। ठीक है, अगर किसी बच्चे को एक सवाल दिख नहीं रहा है, अगर हो सकता है कि ऑनलाइन में कुछ सवाल पढ़ने में दिक्कत आ रही है, तो इसकी इसकी जो कॉपी है, पीडीएफ की कॉपी है, उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन के माध्यम से आपको आपको पीडीएफ की कॉपी पहुंचा देंगे, ताकि आप आसानी से क्वेश्चन को पढ़ लें और सवाल को क्या करें, हल कर लें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसने क्या बोला है, मेजर्ड एरिया भी दिया है इसने और करेक्ट एरिया बोला है, तो क्या कर लोगे आप, जैसे श्रंकेज फैक्टर में क्या करा था हमने, एरिया के टाइम पे स्क्वायर करा था। यहाँ पर अगर करेक्ट एरिया निकालना है, उसी कंसेप्ट को हम लोग यूज कर लेते हैं। तो आर एफ ऑफ रॉन्ग स्केल डिवाइड बाय आर एफ ऑफ करेक्ट स्केल, एरिया के टाइम पे इसका स्क्वायर कर देंगे। ये जो रेशो है आर एफ ऑफ रॉन्ग स्केल अपॉन में आर एफ ऑफ करेक्ट स्केल, इसका स्क्वायर कर दोगे और फिर जो भी मेजर्ड एरिया है उसको यहाँ लिख देना, इससे आपको करेक्ट एरिया की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, ये 4×100, तो लगभग करेक्ट एरिया आपका 400 मीटर का हो जाएगा। तो बेटा इस कंसेप्ट का यूज़ करते हुए, स्केलिंग का कंसेप्ट को यूज़ करते हुए आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ये पूरा सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ मैं, और सॉल्यूशन के साथ साथ जो फार्मूला निकल के आ रहा है, जब हम लोग सवाल हल कर रहे हैं तो जो फार्मूला आ रहा है, लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन। हाँ, यहाँ पर जो फार्मूला आते जा रहा है वो फार्मूले को भी हमने यहाँ लिखने का प्रयास करा है, ताकि आपको कोई भी चीज़, कोई भी फार्मूला या कोई भी कंसेप्ट आपसे मिस नहीं हो। ठीक है, ये मेरी कोशिश है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ये 400 मीटर स्क्वायर लिखा है मैंने। ठीक है, अब हम लोग नया टॉपिक चालू करने वाले हैं, दैट इज प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी। प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी लोग चालू करने वाले हैं। देख लेते टाइम कितना हुआ,
ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेटा एक्यूरेसी क्या होती है? एक्यूरेसी होती है आपकी डिग्री ऑफ परफेक्शन। ये कुछ टर्मिनोलॉजी है। अब स्केलिंग के ऊपर न्यूमेरिकल आता है, वो मैंने आपको अच्छे से करवा दिया। अब कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ कंसेप्ट है, उसको मैं जल्दी जल्दी करवाने का प्रयास करता हूँ। अब ये टर्म आप समझ लीजिए कि होता कैसा मतलब। अब पहले जो टर्म है वो होती है बेटा एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होती है बेटा? कि कितनी डिग्री ऑफ परफेक्शन आप अपने कैलकुलेशन में लाते हो। जैसे मैंने बेटा बोला आपको पाई, तो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? 3.14 है क्या? नहीं है। क्या है एग्जैक्ट वैल्यू? 3.14। क्या है? 3.14। हो गया क्या? 3.14159926 करके कुछ वैल्यू है। तो जितनी हमारा जो कैलकुलेशंस या कुछ भी चीज़ है, वो जितनी ज़्यादा जो उसकी ट्रू वैल्यू उसके करीब होगी, उसी को मैं डिग्री ऑफ परफेक्शन बोलता हूँ, उसी को मैं बोलता हूँ एक्यूरेसी। ठीक है, ये टर्म होता है एक्यूरेसी, वो मैंने बता दिया आपको। अब अगला टर्म है प्रिसिशन। प्रिसिशन क्या होता है बेटा? अब बेटा कभी भी आप कोई सी भी फिजिकल मेजरमेंट करोगे, अब क्या हो सकता है आपको डिस्टेंस मेजर करने का बोल दे, तो जिस डिग्री ऑफ केयर या फाइनेंस से आप उस काम को करोगे, उसको क्या बोलोगे? उसको आप क्या बोलोगे? टेक्निकली क्या बोलोगे? प्रिसीजन बोलोगे। जितनी डिग्री ऑफ केयर एंड फाइनेंस रखोगे आप अपनी मेजरमेंट में, ठीक है, उसको मैं बोलूँगा प्रिसीजन। अब बेटा क्या होता है कि एक्यूरेसी, मैंने आपको क्या बोला कि कितनी डिग्री ऑफ परफेक्शन है, कितनी डिग्री तक आप परफेक्ट हो किसी भी काम में। अगर आप 100% परफेक्ट है, तो जो वैल्यू आप निकालोगे दैट वैल्यू विल बी व्हाट? ट्रू वैल्यू। अगर आपको मैंने किस कोई वैल्यू निकालने का टास्क दिया और 100% डिग्री ऑफ परफेक्शन है, तो जो वैल्यू क्या होगी आपकी? इट इज़ वेरी क्लोज टू व्हाट? ट्रू वैल्यू। या फिर हो सकता है ट्रू वैल्यू हो। ठीक है, तो दिस इज व्हाट? ट्रू वैल्यू। एक ये नया कंसेप्ट, ये भी ध्यान रखना। अब अगला एक टर्म है प्रिसाइज वैल्यू। अब व्हाट इज प्रिसाइज वैल्यू, इसके बारे में भी जान लें। प्रिसाइज वैल्यू क्या होता है बेटा? प्रिसाइज वैल्यू में मैं एक सिंगल ऑब्जर्वेशन की बात नहीं करता हूँ, यहाँ मैं बहुत सारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के बारे में बात करता हूँ। ऑब्जर्वेशन नहीं, ऑब्जर्वेशंस के बारे में बात करता हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात करता हूँ। ठीक है, जो ऑब्जर्वेशन क्या है, बहुत पास में हो। यहाँ देखिए आप, यहाँ मैंने बहुत सारी ऑब्जर्वेशन के बारे में बात करी है। ऐसे ऑब्जर्वेशन जो बहुत क्लोजली ग्रुप्ड हो और इनका क्या हो, जो ट्रू वैल्यू है वो, इनकी जो ट्रू वैल्यू है, इनके ट्रू वैल्यू से इनका क्या हो, डेविएशन बहुत कम हो, इसको मैं बोलूँगा प्रिसाइज वैल्यू। ठीक है, ये एक और टर्म था। आगे बढ़ते हैं। दीज आर रिलेटेड टू फंडामेंटल्स। और न्यूमेरिकल तो बनेगा नहीं इससे, तो ज़्यादा इस पर जाएंगे नहीं हम। एक और थ्योरेटिकल बात है जो आपको ध्यान रखनी है। कभी कभी जो जेई लेवल की जो एग्ज़ाम होती है उसमें ये प्रश्न पूछ लिया जाता है डायरेक्टली। ठीक है, तो यहाँ पर जो जो बात पूछ रहे थे वो ये पूछते हैं कि जो हमारा ड्राफ्टमैन होता है, ड्राफ्टमैन क्या होता है? ड्राफ्टमैन क्या होता है? जो क्या बनाए, नक्शे बनाता है, उसको हम ड्राफ्टमैन बोलते हैं। ठीक है, तो वो 0.2 mm तक, 0.25 mm तक की जो लेंथ होती है, इतनी छोटी लेंथ को वो प्लॉट कर सकता है। अब मैंने यहाँ ये बोला है कि अगर हमने स्केल प्रयोग करा 1/1000 का, तो स्मॉलेस्ट प्लॉटेबल डिस्टेंस कितनी होगी जिसको वो ड्राफ्ट में प्लॉट कर पाए? 0.25 mm इंटू स्केल। 0.25 mm, 0.25 mm, हाँ, और ये जो स्केल है 1/1000, उसका 1000 ऊपर चले जाएगा, तो 0.25 कितना बन जाएगा बेटा? 0.25 मीटर बन जाएगा। तो दिस इज द स्मॉलेस्ट प्लॉटेबल डिस्टेंस, इसको वो प्लॉट कर सकता है ड्राफ्टमैन आपका आसानी से। ठीक है, तो 0.25 मीटर की जो एक्यूरेसी है, इतनी एक्यूरेसी मेरे को डिज़ायर करनी चाहिए। इतनी एक्यूरेसी मैं डिज़ायर करूँगा कहाँ पे? फील्ड में। तो दिस इज वन ऑफ द पॉइंट। ऑल्दो ज़्यादा इसका गेट के एग्ज़ाम से रिलेशन नहीं है इस पॉइंट का, बट थ्योरेटिकल एग्ज़ाम के हिसाब से अगर आपसे पूछा कि एक गुड ड्राफ्टमैन कैन प्लॉट कितनी छोटी डिस्टेंस तक वो अच्छे से आसानी से प्लॉट कर सकता है, तो आप क्या लिखोगे वहाँ? 0.25 mm तक का आपकी स्मॉल लेंथ को आसानी से प्लॉट कर सकता है। तो
ये थ्योरेटिकल बात थी, मैंने आपको बता दी। आगे बढ़ता हूँ, हाँ, ज़्यादा टाइम नहीं देना है इधर। अब थ्योरेटिकल बातें आज के लेक्चर में थोड़ा थोड़ा फास्ट करता हूँ चीज़ों को, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर मैं आपको एक और अंतर बता देता हूँ, मिस्टेक एंड एरर। दिस ऑल्सो रिलेटेड टू व्हाट योर फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग। अब कभी कभी बेटा क्या होता है कि जब आप मेजरमेंट करते हैं, सर्वे का मेजरमेंट करने जाते हैं फील्ड पे, तो कई बार क्या होता है कि हम लापरवाही दिखाते हैं, या हम आसानी से हमारा जजमेंट आसानी से नहीं कर पाते, प्योर जजमेंट कर देते हैं, चीज़ों को समझ नहीं पाते, मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं चीज़ों को। तो जो डिस्क्रिपेंसी होती है फील्ड में, उसको मैं बोलता हूँ मिस्टेक। अब मिस्टेक का मतलब क्या है? मैंने मैंने बोला कि मैंने कोई लेंथ नापी, मैंने बोला 10 मीटर। अब जो हमारा जो जो हमारे साथ में हमारा साथी है, उसको मैंने बोला कि कि भाई 10 मीटर की दूरी नापी है। अब वो 10 मीटर को उसने समझ लिया, कुछ और सुन लिया। 10 मीटर को उसने मान लो कि 8 मीटर सुन लिया, ठीक है। तो उसने 10 मीटर की जगह अपनी नोटबुक में रीडिंग 8 मीटर रिकॉर्ड कर ली, रिकॉर्डिंग में गलती हो गई। तो ये सारी चीज़ें आपकी किस में आ गई बेटा? किस में आ गई? किस में आ गई? आपकी मिस्टेक में आ गई। मान लो कि आप चेनिंग करने गए, अब आपने चेनिंग 30 मीटर की चेन ली, आपने चार बार चेनिंग करी, तो 30-30 मीटर की आपने 4 बार काउंटिंग करी। तो आपकी जो टोटल दूरी आनी चाहिए पॉइंट के, मान लो कि 2 पॉइंट है ना। 30 मीटर की पहले लंबाई नापी, फिर 30 मीटर की नापी, फिर 30 मीटर नापा, फिर 30 मीटर नापा। तो 4 बार आपने 30 मीटर की चेन से डिस्टेंस नापी। जो फाइनली जो डिस्टेंस आनी चाहिए 2 पॉइंट की, वो कितनी होगी? 120 मीटर होगी। लेकिन आपको बाद में ध्यान रखा, याद आए, आपने गलती से लिख लिया कि आपने 30 मीटर की चेन का प्रयोग 3 बार करा है, ठीक है। तो आपने 90 मीटर लिख लिए, मिस काउंटिंग ऑफ टेप लेंथ। तो ये सारी चीज़ें आपकी मिस्टेक में आ गई, है ना। ज़्यादा ज़्यादा इसको डीप में नहीं चलते, थ्योरेटिकल बातें हैं, क्वेश्चन न्यूमेरिकल थोड़ी बनेगा इसमें। आगे बढ़ते हैं। अब बेटा जो भी इसके अलावा जो डिस्क्रिपेंसी होगी फील्ड में, उसको मैं बोलूँगा एरर। अब एरर में क्या हो सकता है कि आपकी जो टेप लेंथ है, टेप की लंबाई है, मान लो टेम्परेचर है, टेम्परेचर के कारण ही आपकी टेप की लंबाई में कुछ ना कुछ बदलाव आ गया है ना। मान लो आपको मैंने बोला कि आप स्टील की टेप ले जाओ। अब टेम्परेचर के कारण क्या होगा कि जो टेप, मान लो कि आपने 20 मीटर नापा, अब क्या होगा कि जो 20 मीटर आपने नापा, वो 20 मीटर की लंबाई में थोड़ा सा टेम्परेचर के कारण वो टेप थोड़ी बड़ी हो गई होगी। तो अगर आप 22 मीटर भी फील्ड पे नाप के आए, तो उसको आप आपकी नोटबुक में क्या लिखोगे बेटा? 20 मीटर ही लिखोगे, क्योंकि टेम्परेचर के कारण क्या हो सकता है, आपकी टेप की लंबाई में कुछ ना कुछ बदलाव हो गया हो। तो इसको एरर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इन डिटेल इन विच चैप्टर? लीनियर मेजरमेंट, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं मिस्टेक और एरर में मैंने कोशिश करी अंतर समझाने की आपको। अब देखो एरर क्या होता है। मान लो मान लो कि ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, इनमें एक्चुअली में डिस्टेंस कितना है? मान लो इनका एक्चुअल डिस्टेंस है बेटा 100 मीटर, है ना, 100 मीटर है। अब तुम्हारी जो टेप की लंबाई कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई। अब तुमने क्या करा कि तुमने फिर इनकी लंबाई नापी, तो क्या होगी बेटा? वो लंबाई रुको, हाँ, ये मेजर्ड वैल्यू जो तुम नाप के आए हो फील्ड में, वो 95 मीटर नाप के आए हो, ठीक है। जब तुमने मेजर करी तो वो तुम्हें 95 मीटर मिली फील्ड पे ये वैल्यू। लेकिन आप ये देख रहे हो कि हकीकत में जो करेक्ट डिस्टेंस थी, एक मिनट, यहाँ पर आप एक्चुअल नहीं लिखे, करेक्ट लिखे, है ना, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, मान लो कि ए और बी के पॉइंट के बीच की दूरी एक्चुअली करेक्टली कितनी थी? 100 मीटर थी। लेकिन आप फील्ड पे गए, आपने मेजरमेंट करा, तो आपको मेजर्ड वैल्यू मिल रही है बेटा 95 मीटर। तो यहाँ पर एरर क्या हो गई बेटा? एरर क्या हो गई आपकी? मेजर्ड वैल्यू में से जो ट्रू वैल्यू रहेगी वो आपकी क्या होगी? एरर होगी। यानी -5 मीटर की क्या होगी? एरर होगी। यानी आपको मैंने बोला कि आपको 5 मीटर और अधिक नापना था, लेकिन आप 5 मीटर क्या हो गया? 5 मीटर की दूरी कम नाप के आ गए। तो इसी को मैं क्या बोलूँगा बेटा? एरर बोलूँगा। तो एरर को मैं बोलता हूँ बेटा मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, ठीक है। जो वैल्यू आप मेजर करके आए, उसमें से आप जो ट्रू वैल्यू, जो करेक्ट वैल्यू थी, उसको आप घटा दोगे, तो जो वैल्यू आएगी उसको मैं बोलूँगा हमारी एरर। ये पॉइंट को ध्यान रखना। अब क्या होता है कि आपके पास एरर आ गई है,
तो आप क्या करोगे, उस एरर को दूर करोगे। तो एरर को दूर करने के लिए आप क्या करोगे, करेक्शन करोगे। एरर आई है तो आप करेक्शन करोगे। तो करेक्शन क्या होगा बेटा आपका, करेक्शन क्या होगा आपका, 95 मीटर आप नाप के आए, लेकिन आपको करेक्ट डिस्टेंस 100 मीटर लाना था। तो 5 मीटर आपको जोड़ना पड़ेगा। तो 5 प्लस 5 मीटर का जुड़ाव जो होगा उसी को मैं क्या बोलूँगा, हमारा करेक्शन वैल्यू बोलूँगा। तो यहाँ से आप यहाँ पर रुको, यहाँ से आप देखोगे कि आपको करेक्ट वैल्यू कितनी लानी थी, 100 मीटर लानी थी, लेकिन आप मेजर्ड वैल्यू कितनी करके आ गए, 95 मीटर। तो आपको क्या करना था, प्लस 5 मीटर का करेक्शन करना था। आपकी जो भी वैल्यू थी मेजर्ड वैल्यू, उसमें प्लस 5 आप करोगे तो आपको क्या मिलता, 95 प्लस 5 करते तो आपको 100 मीटर की कुछ वैल्यू मिलती। दिस इज योर व्हाट, करेक्ट वैल्यू। तो प्लस 5 मीटर का आपको करेक्शन करना था। तो यहाँ से बेटा मैंने क्या बोला कि अगर मुझे करेक्शन करना है, एरर आई फिर मुझे करेक्शन करना है, तो करेक्शन कैसे निकालूंगा मैं, मेरी ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को घटा के निकालूंगा, है ना। तो इस प्रकार से मैंने आपको करेक्शन और एरर के बीच में अंतर समझाने का प्रयास करा है। अब आप देखोगे यहाँ पर आप दोनों फॉर्मूले को कंपेयर करना, एरर और करेक्शन को, तो आप ये पाओगे कि जो करेक्शन है और जो एरर है, एरर इक्वल टू माइनस ऑफ करेक्शन। आप देखोगे यहाँ पर कि एरर क्या हो रहा है, आपका मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू होता है, और करेक्शन इज ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू होता है। तो एरर इक्वल टू माइनस ऑफ करेक्शन। तो दिस इज वन ऑफ द फंडामेंटल थिंग जो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे लीनियर मेजरमेंट वाले चैप्टर में। फंडामेंटल्स के बारे में बात कर रहे हैं, ज़्यादा डीप में जाएंगे नहीं, इसे फटाफट बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब बेटा जो ये एरर है, you can classify this error into two classes, into two categories। अब यहाँ पर एक एरर होती है बेटा आपकी सिस्टमेटिक एरर, एक एरर होती है आपकी कंपनसेटिंग एरर। अब मैं आपको थोड़ा फास्ट, थोड़ा तेजी से इसको बताने का कोशिश करता हूँ, क्योंकि हमारा जो आज का जो है लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसको फटाफट करने की कोशिश करते हैं। फंडामेंटल से न्यूमेरिकल बनेंगे नहीं इस पर, लेकिन इसका नॉलेज होना चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बेटा यहाँ हम सिस्टमेटिक एरर की बात करें तो ऐसी एरर जो किसी मैथमेटिकल लॉ या फिजिकल लॉ को फॉलो करे, है ना, उसको मैं बोलूँगा क्या, सिस्टमेटिक एरर। 1 minute, let me change the color of the pen। ठीक है, इसको मैं बोलूँगा हमारी सिस्टमेटिक एरर, ठीक है। और ये जो एरर होती है हमारी सिस्टमेटिक एरर, ये हमेशा क्यूमुलेटिव इन नेचर होती है, मतलब ऐसी एरर जो हमेशा बढ़ेगी। यानी मैंने आपको बोला बेटा कि मैंने आपको बोला कि टेप, अगर आपकी जो टेप है जिसको आप जाके उस जो टेप आप ले जाके फील्ड में लीनियर मेजरमेंट कर रहे हो, अगर उस टेप की लंबाई में कोई दिक्कत हो, 20 मीटर की जो टेप है, हकीकत में हो कि 20 मीटर दूरी ना हो के वो 20 मीटर वाली जो टेप जो मैंने आपको दी है वो टेम्परेचर के कारण हो गई 19 मीटर की। तो आप 20 जो 9 जो 20 मीटर को भी आप 19 मीटर, सॉरी 19 मीटर को भी आप 20 मीटर पढ़ रहे हो, है ना। तो इस तरह की एरर को मैं क्या बोलूँगा, सिस्टमेटिक एरर बोलूँगा। अब क्यूमुलेटिव नेचर कैसे होती है मैं बताने का प्रयास करता हूँ यहाँ, हालांकि अगले चैप्टर में इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, पर फिर भी मैं आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। मान लो कि मैंने आपको बोला, मैंने 20 मीटर की चेन दी आपको, कितने 20 मीटर की चेन। अब टेम्परेचर के प्रभाव के कारण क्या हो गया, उसकी लंबाई 19 मीटर हो गई, और मैंने आपको कुछ दूरी नापने का टास्क दिया, ए और बी पॉइंट के बीच की दूरी नापने का टास्क दिया। तो आपने क्या करा कि आप गए, आपने नापी दूरी, है ना, और आप दूरी नाप के आ गए और आपने बोल दिया, मुझे यहाँ आके बोल दिया कि सर मैंने पहले 20 मीटर नापा, फिर 20 मीटर नापा, फिर जाके मेरा क्या आ गया, बी पॉइंट आ गया। यानी मैंने 40 मीटर की दूरी नापी ए से, तब जाके मेरा पॉइंट बी आ गया।
आपने मुझे ये वैल्यू मेजर्ड वैल्यू बता दी 40 मीटर, लेकिन 20 मीटर की जो चेन थी उसका टेम्परेचर के कारण क्या हो गई होगी, वो टेम्परेचर के कारण वो चेन कितनी की हो गई होगी, 19 मीटर की हो गई होगी। कितने की हो गई होगी, 19 मीटर की हो गई होगी वो। 1 मिनट। यानी आपने 20 जो 19 मीटर था, जो 19 मीटर था उसको आपने 20 मीटर बोला है यहाँ पे, तो हकीकत में जो 38 मीटर थी उसको आप 40 मीटर बोला है। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो एरर हो गई है, पहले वो 19 को आपने 20 बोल दिया। ठीक है, तो एरर का अंतर था 1 मीटर, और जब आपने 2 बार करी चेनिंग तो 38 मीटर और 40 मीटर, तो अंतर क्या हो गया, 2 मीटर का अंतर हो गया, जो मेजर वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू में, करेक्ट वैल्यू में। तो ये एरर क्या हो रही है बेटा, क्यूमुलेटिव हो रही है, बढ़ रही है, और एक ही दिशा में बढ़ रही है। तो सिस्टमेटिक एरर क्या है, वो एरर होती है, दिस एरर आर क्यूमुलेटिव नेचर और सेम दिशा में होती जाती है। ठीक है, और या तो वो पॉजिटिव एरर होगी या नेगेटिव होगी, या तो वो वैल्यू लगातार बढ़ेगी या वो एरर लगातार घटेगी। यानी एरर कैसी हो सकती है, +1 +1 +1 या -1 -1 -1। इस प्रकार से या तो वैल्यू आपकी लगातार पॉजिटिव वाली वैल्यू आएगी एरर की, या फिर लगातार नेगेटिव वाली एरर की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट भी है, इसको ध्यान रखना। ये जो पॉइंट बता रहा हूँ दिस आर फ्रॉम थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। गेट में कभी थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है तो ये कुछ पॉइंट है, उसको आपको ध्यान रखना है। गेट में क्वेश्चन आया था बेस्ड ऑन सिस्टमेटिक एरर की कुछ प्रॉपर्टी थी, वो पूछी गई थी, उसके हिसाब से ये थ्योरी में आपको बता रहा हूँ, है ना। लेकिन बेटा अगर मैं आपको बात करूँ कंपनसेटिंग एरर की, तो जो कंपनसेटिंग एरर है उसको मैं बोलता हूँ रैंडम या एक्सीडेंटल एरर। ये रैंडमली हो जाती है एरर, है ना। इसका कुछ ऐसा कोई मेन कारण तो नहीं रहता है, रैंडमली हो जाती है, एक्सीडेंट के कारण हो जाती है। ऐसी एरर जो होती है बेटा, ये बढ़ती नहीं है लगातार, प्लस माइनस हो जाती है। कुछ कुछ एरर की वैल्यू प्लस आई, फिर कुछ एरर की वैल्यू नेगेटिव आई, तो अल्टीमेटली जो एरर होती है वो कंपनसेट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। जैसे एरर की वैल्यू मैंने बोला बेटा +2 मीटर, फिर -2 मीटर, तो क्या होगी, एरर की वैल्यू कैसी आ रही, प्लस में भी आ रही, नेगेटिव में भी आ रही, है ना। सेम संभावना हो रही पॉजिटिव आने की भी, नेगेटिव आने की भी। तो ये रैंडम एरर को मैं बोलता हूँ कंपनसेटिंग एरर। जो एरर हो जाती है वो लगभग खत्म सी हो जाती है। तो अगर मैंने आपसे पूछा कि ऑर्डिनरी सर्वे, अगर मैंने आपसे पूछा कि ऑर्डिनरी सर्वे, तो कंपनसेटिंग या रैंडम एरर का उतना महत्व नहीं है। लेकिन अगर प्रिसाइज सर्वे की बात करूँ मैं, अगर बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है तो कंपनसेटिंग एरर का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। ये एक पॉइंट था, मैंने आपको बता दिया है। अब कॉजेस की बात कर लेता हूँ कि ये एरर किन कॉजेस के कारण होती है। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप, ये जो आपकी सिस्टमेटिक एरर है, मेथड ऑफ मेजरमेंट, किस मेथड का किस मेथड के द्वारा मेजरमेंट कर रहे हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, और उस जब मेजरमेंट के समय फिजिकल कंडीशन कैसी है ना। अब यहाँ आप जब आप इसको कंपेयर करोगे किससे, इसको आप कंपेयर करोगे बेटा किससे, रैंडम या कंपनसेटिंग एरर से या एक्सीडेंटल एरर से। तो these are caused by limitations of observers and instrument and are random in nature। ठीक है, मैंने आपको बोला ही था। अब देखो, ये जो हो रही है आपकी सिस्टमेटिक एरर, इसको आप दूर कर सकते हो करेक्शन के द्वारा। अब ये जो भी चीज़ है करेक्शन वगैरह, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी इसको हम लोग बहुत सारे करेक्शन पढ़ने वाले हैं। सेक करेक्शन क्या होता है, स्टैंडर्डाइजेशन का करेक्शन क्या होता है, अलाइनमेंट का, मीन सी लेवल के हिसाब से करेक्शन आएगा कुछ। ठीक है, पूल के हिसाब से कुछ करेक्शन आएगा, टेम्परेचर के हिसाब से करेक्शन आएगा, सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एरर आएगी तो उसको करेक्शन अप्लाई करके मेजर वैल्यू को आप ट्रू वैल्यू, मेजर वैल्यू के द्वारा मेजर वैल्यू के ऊपर आप करेक्शन लगाएंगे तो आपको ट्रू वैल्यू मिलेगी। सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब क्या होता है बेटा कि जो
सिस्टमेटिक एरर होती है। इसको क्या है, अगर आपको इसको फाइंड आउट करना है ना, तो अगर आप सेम इंस्ट्रूमेंट से ही वापस से ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो आपको पता नहीं चलेगा। जैसे मैंने बोला कि जो 20 मीटर की टेप थी या चेन थी वो बाद में 19 मीटर की हो गई। अब वो 20 जो जो 20 मीटर की टेप या चेन थी जिस जो हकीकत में 19 की थी, आप दूसरी जगह भी जाके वही चेन से काम करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें दिक्कत है नहीं है। अब आप दूसरी टेप या चेन है जो 19 की नहीं वाकई में 20 की, उससे जब काम करोगे तब आपको हकीकत पता चलेगा कि यार कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट है ये ध्यान में रखते जाना है। ऑब्जेक्टिव के हिसाब से मैंने यहाँ लिख दिया है आपकी कॉपी में, नोट्स में। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने बता दिया है, लेकिन एक्स्ट्रा पॉइंट फिर भी मैंने लिख दिया है। तो अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, है ना, जो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। देखो यहाँ पर क्या एक्सपेंशन ऑफ स्टील टेप, मैंने क्या बोला कि हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाए स्टील टेप। यस, पहले मैंने 20 को 19 बता दिया था ना। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्टील टेप, हो सकता है कि टेम्परेचर के कारण स्टील टेप का क्या हो जाए, एक्सपेंशन भी हो जाए। तो दिस ऑल्सो कॉज ऑफ व्हाट, दिस इज ऑल्सो कॉज ऑफ व्हाट, सिस्टमेटिक एरर। ठीक है, इस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट, उसमें जब फ्रीक्वेंसी चेंज होती है तब भी एरर हो सकती है, सिस्टमेटिक एरर। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे जब हम लोग ईडीएम पढ़ेंगे, है ना। तो फेज चेंज, फेज डिफरेंस, थोड़ी बहुत चीज़ें हम लोग वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे इसको। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो फंडामेंटल्स में एक और चीज़ याद रखना, अगर आप इसको याद रख पाए तो। यहाँ मैंने लिखा है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। यहाँ मैंने लिख दिया है बेटा आपका, एक फीट में कितना मीटर होता है, 0.3048 मीटर होता है ना। और ये मैंने आपको जो जेई एग्ज़ाम है, जेई लेवल की, उसमें कभी कभी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। गेट में तो नहीं पूछते ऐसे, पर लिख दिया है मैंने आपको यहाँ पे, क्योंकि ये जो है मैं चाहता हूँ कि जो नोट्स है आपके वो मास्टर नोट्स लग जाए, ताकि आपको इसी में आप कुछ ना कुछ चीज़ें ऐड करते जाएं। ठीक है, तो मैक्सिमम चीज़ें मैं चाह रहा हूँ कि मैं खुद ही ऐड करवाते जाऊँ आपको। ठीक है, तो अगर आप इसको भी थोड़ा एक बार ध्यान रख लेना, अगर इतने में एक आइडिया हो जाएगा कि इतने में इतना होता है, एक यार्ड में इतना होता है, एक स्क्वायर माइल में इतना किलोमीटर स्क्वायर होता है, एक एकड़ में इतना, एक एकड़ में इतना स्क्वायर फीट होता है। कुछ वैल्यू लिख दी है मैंने, है ना। आगे बढ़ता हूँ मैं। चलो वर्नियर, तो वर्नियर जो है हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से करेंगे। फिजिक्स में आपने पढ़ा भी, हो सकता है कि आपने पढ़ा हो बचपन में, जब आपने 11th 12th करी है, वर्नियर के बारे में पढ़ा होगा शायद। फिजिक्स में यूनिट एंड मेजरमेंट नाम का जो चैप्टर होता है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, तो वहाँ पर हो सकता है कि बेटा आपने वर्नियर के बारे में पढ़ा हो। एक मिनट, चलो। अब बेटा क्या होता है कि मान लो कि मैंने आपसे जब मैंने आपसे पूछा ना, मैंने आपसे कोई लेंथ पूछी है, तो जब लेंथ मैं आपसे पूछता हूँ तो जो आपकी लेंथ है, मान लो कि मैंने आपसे आपकी हाइट पूछी, तो किसी बच्चे ने मुझे बोला कि सर मेरी जो हाइट है वो 1.7 मीटर है, या 1.75 मीटर है ना। मान लो किसी बच्चे ने मुझे बोला, मैंने उससे उसकी हाइट पूछी, तो उसने बोला कि सर मेरी जो हाइट है वो 1.75 मीटर है। ठीक है, यानी उसने मेरे को बोला मेरी हाइट कितनी है, 175 सेंटीमीटर है। अब मान लो कि बेटा मेरे पास स्केल था, या तो वो स्केल में मुझे 1.7 मीटर दिखाएगा, आर्बिटरी चीज़ बात कर रहा हूँ मैं ना, या फिर 1.8 मीटर दिखाएगा, लेकिन इसकी हाइट क्या है बेटा, 1.7 मीटर और 1.8 मीटर के बीच में है। तो जो मैं इसकी हाइट है, कितनी है इसकी, 1.75 मीटर। क्या मैं इसकी हाइट को एक्चुअली बता पाऊँगा? मेरे पास स्केल इस प्रकार से है कि स्केल में इस प्रकार से रीडिंग दे रही है, 1.4, 1.5, 1.6। तो इसकी जो लड़के की जो हाइट है 1.75 मीटर, इसको नापने के लिए मेरे पास कुछ ऐसा कुछ स्केल नहीं मिल रहा है मुझे। तो जब मुझे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन को भी, स्मॉलेस्ट डिवीजन को भी इंक्लूड करना है
और जो मेरी वैल्यू कुछ एक्यूरेट वैल्यू की तरफ जब मुझे ले जाना है तब मुझे वर्नियर का प्रयोग करना चाहिए। तो मैं इसको ही डेफिनेशन पे आ जाता हूँ। वर्नियर क्या होता है? वर्नियर इज अ डिवाइस फॉर मेजरिंग एक्यूरेटली द फ्रैक्शन पार्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन ए ग्रेजुएटेड स्केल। जो यहाँ पर जो मेरा ग्रेजुएटेड स्केल है यानी जो मेन स्केल है, अगर इस मेन स्केल को भी मैं छोटे छोटे भागों में तोड़ दूँ, जैसे बेटा मैंने क्या करा, आपका फोटो से ही बता देते हैं आपको। ये देखिए, ये देखिए, आप यहाँ देख रहे हैं कि आपका यहाँ पर मैंने एक मेन स्केल बनाया है। उस मेन स्केल के साथ में मैंने क्या करा है, एक छोटा सा स्केल और बनाया उसके पास में। वर्नियर स्केल आपको दिख रहा होगा। तो जब भी मुझे जो वैल्यू है, जैसे मैंने आपको बोला कि आपकी जो हाइट है वो 1.75 मीटर है, तो वो 1.7 से 1.8 मीटर के बीच में होगी। तो मुझे एक्यूरेट में जो वैल्यू है फ्रैक्शन पार्ट की, वो भी फाइंड आउट करना है। तो इस प्रकार से एक्यूरेट वैल्यू के करीब जब मुझे जाना है, तो जो स्केल का मैं प्रयोग कर रहा हूँ उसको मैं बोलता हूँ बेटा वर्नियर स्केल। अब इसको यूज़ कैसे करना है वो सीखना है आपको। हमको डेफिनेशन पे नहीं जाना है, रीडिंग कैसे नोट डाउन करनी है वो चीज़ें हमको यहाँ पे सीखनी है। ठीक है, अब सीखते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है। फंडामेंटल्स की बात ही कर रहे हैं बेटा, इसको टेंशन नहीं लेना आज। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है कि वर्नियर क्या बोला है मैंने, इट इज अ डिवाइस फॉर मेजरिंग एक्यूरेटली द फ्रैक्शन पार्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन ए ग्रेजुएटेड स्केल, दैट इज मेन स्केल। मेन स्केल को भी मुझे स्केल में बांट के और एक्यूरेट वैल्यू के पास जाना है मुझे, है ना। अब यहाँ मैंने ये बोला है कि जो रीडिंग है ना। अब यहाँ पर क्या होता है बेटा कि वर्नियर में क्या होती है, जो रीडिंग है, दिस रीडिंग आर क्लोजर देन द स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन द ग्रेजुएटेड सर्कल, ये बोला है मैंने। अब यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा बेटा वर्नियर होता है, वर्नियर भी एक स्मॉल स्केल होता है। वर्नियर में भी एक स्मॉल स्केल होता है। अब उस स्मॉल स्केल को हम बोलेंगे वर्नियर स्केल। अब ये जो वर्नियर स्केल होता है, इसको मैं ग्रेजुएटेड जो स्केल है, जो मेरा मेन स्केल है, उसके अलोंग मैं इसको घुमाता रहता हूँ। आप देखो यहाँ पे फिगर के थ्रू समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देखो, ये मेरा मेन स्केल है, तो ये मेरा मेन स्केल है और ये मेरा वर्नियर स्केल है। अब ये वर्नियर स्केल को मैं मेन स्केल के अलोंग क्या है, घुमाता हूँ, है ना। इसको मैं ऊपर नीचे घुमा सकता हूँ। ये जो वर्नियर स्केल है, इसको मैं ऊपर नीचे घुमा सकता हूँ। तो जो मेरी वैल्यू है वो एक्यूरेट वैल्यू के करीब मैं जा सकता हूँ। ठीक है, आप देखो क्या हो रहा है। अब देखो क्या हो रहा है। अब बेटा क्या हो रहा है कि अगर मैंने आपसे प्रश्न पूछा कि स्मॉलेस्ट डिवीजन जो है, स्मॉलेस्ट लेंथ है, अगर मैंने आपको बोला कि मैंने आपको वर्नियर स्केल और मेन स्केल दोनों दे दिया, तो स्मॉलेस्ट रीडिंग क्या होगी जो आप नाप सकते हो? वर्नियर स्केल और मेन स्केल मैंने आपको दोनों दे दिया और दोनों में कुछ ना कुछ डिवीजन होंगे, तो स्मॉलेस्ट रीडिंग क्या होगी जो आप नापोगे? आप स्मॉलेस्ट रीडिंग क्या होगी जो नापोगे? अगर मेन स्केल में कुछ डिवीजन है और वर्नियर स्केल में डिवीजन है, मैंने बोल दिया कि मेन स्केल बड़ा है, मेन स्केल का जो डिवीजन है वो वर्नियर स्केल के डिवीजन से, वर्नियर स्केल का जो डिवीजन है वो छोटा है। मैंने आपको बोल दिया मेन स्केल का डिवीजन बड़ा है और वर्नियर स्केल का डिवीजन क्या है, छोटा है। तो कौन सी स्मॉलेस्ट डिवीजन आप नाप सकते हो? अगर आप सोच रहे हो कि स्मॉलेस्ट डिवीजन आप वर्नियर स्केल का नाप लोगे, तो हम गलत सोच रहे हो। जो स्मॉलेस्ट रीडिंग में नोट डाउन कर सकता हूँ, जो स्मॉलेस्ट रीडिंग में पढ़ पाऊंगा बेटा, वो होता है हमारा लीस्ट काउंट। अब ये जो लीस्ट काउंट होता है, ये मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन के बीच का अंतर होता है। समझ लो आप? जो जो हमारा लीस्ट काउंट होता है, ये हमारा मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन के बीच का क्या होता है, अंतर होता है। आप पढ़िए यहाँ पे,
the least count of vernier is equal to difference in length of one division of main scale and one division of vernier scale. ठीक है, अब मेन स्केल का जो छोटा सा डिवीजन है उसको और वर्नियर स्केल का जो छोटा सा डिवीजन है उसको, उनके बीच का जो अंतर है, इतनी छोटी रीडिंग तक हम रीडिंग को नोट डाउन कर सकते हैं, इसी को हम बोलते हैं हमारा लीस्ट काउंट। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश करी है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ थ्योरेटिकल बात है, फंडामेंटल्स की बात है, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसका चीज़ें हो रही है, लेकिन इसको आप एक दो बार रीडिंग कर लेना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के हिसाब से कभी क्वेश्चन आ गया इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब बेटा यहाँ पर बेसिकली मैं आपको दो स्केल बताने वाला हूँ, सॉरी दो वर्नियर बताने वाला हूँ। एक मैं आपको डायरेक्ट वर्नियर बताने वाला हूँ, पहला तो मैं आपको डायरेक्ट वर्नियर बताने वाला हूँ। अब डायरेक्ट वर्नियर में क्या होता है कि आपका जो डायरेक्ट वर्नियर में क्या होता है कि आपका जो डिवीजन रहता है, यहाँ पर जो डिवीजन रहता है मेन स्केल से छोटा रहता है। डायरेक्ट वर्नियर हैज डिवीजन विच आर स्लाइटली शॉर्टर देन ऑफ मेन स्केल। अब बेटा क्या हो रहा है कि जो डिवीजन है कहाँ पर, डायरेक्ट वर्नियर पे, वो डिवीजन मेन स्केल के डिवीजन से थोड़ा छोटा होता है। मान लो कि मैंने बोल दिया कि n डिवीजन है वर्नियर स्केल में, है ना, देन इट विल बी इक्वल टू व्हाट, n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। कैसे, डायग्राम के थ्रू समझते हैं हम लोग। डायरेक्ट वर्नियर की फोटो दिखा रहा हूँ मैं आपको। बेटा ये है आपका डायरेक्ट वर्नियर, है ना। अब डायरेक्ट वर्नियर में बेटा मैंने क्या बोला आपको, जो मेन स्केल का डिवीजन है इट इज मोर देन द डिवीजन ऑफ व्हाट, वर्नियर स्केल। वन यानी क्या होगा कि अगर मुझे इनका कंपेयर करना है तो मैंने बोल दिया बेटा कि एन स्केल वर्नियर डिवीजन एन नंबर ऑफ, देखो मैं आपको अपने दिखा देता हूँ यहाँ पे। मैंने यहाँ बोला आपको कि डायरेक्ट वर्नियर डिवीजन विच आर स्लाइटली शॉर्टर देन डेट ऑफ मेन स्केल, ये मैंने आपको बोला है। अब मैंने आपसे यहाँ पे ये बोला है कि एन डिवीजन ऑफ जो वर्नियर स्केल है वो फिर बराबर हो जाएगा n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो यहाँ से आपको एनालिसिस करना है। आप एनालिसिस कैसे करेंगे, अब मैंने आपको क्या बोला था कि जो स्मॉलेस्ट रीडिंग है, जो हम स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन ऑफ रीडिंग है जिसको हम रीड करेंगे वो हम क्या लेंगे, लीस्ट काउंट लेंगे, जो मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल के डिवीजन के बीच का अंतर होगा, ये मैंने आपको बोला था। तो बेटा यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ मैं कि वर्नियर स्केल का डिवीजन क्या है, छोटा है एज कम्पेयर टू व्हाट, मेन स्केल डिवीजन। तो एन बी इक्वल टू n-1 एस, इसको मैं लिख सकता हूँ। अब ये जो है v क्या है, यहाँ पर v क्या है, वर्नियर स्केल के डिवीजन की लंबाई। देखिए यहाँ लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑन वर्नियर, और एस क्या है, लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑन मेन स्केल, ये है बेटा। अब यहाँ पर मैंने आपको लीस्ट काउंट क्या बोला था, लीस्ट काउंट क्या बोला था, मेन स्केल का जो डिवीजन है वो और वर्नियर स्केल का जो डिवीजन है उसके बीच का जो अंतर है वो होता है आपका लीस्ट काउंट। ठीक है, तो एस और वी का अंतर होता है ना, या तो एस छोटा होगा, ये एस बड़ा होगा वी के कंपेयर में, ये मुझे पता नहीं है। लेकिन डायरेक्ट वर्नियर में क्या हो रहा है कि जो वी है वो छोटा है एज कम्पेयर टू एस, एस बड़ा है यहाँ पर। डायरेक्ट वर्नियर में एस की वैल्यू बड़ी होती है वी से। अब क्या है कि मैंने यहाँ बात करी आप, मैंने ये बोला है कि n डिवीजन ऑफ वर्नियर इक्वल टू n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो इसको एनालिसिस करेंगे हम, यहाँ से हमारे पास v की वैल्यू निकलेगी बेटा, कितनी आ जाएगी, n-1 अपॉन में n इंटू एस, ये लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑन द वर्नियर होता है। अब इसके द्वारा हम लोग निकालेंगे हमारा लीस्ट काउंट। ये जो v की वैल्यू है इसको यहाँ पुट करिए, तो इसके द्वारा आप लीस्ट काउंट निकालोगे। जब इसको सॉल्व करोगे तो लीस्ट काउंट की वैल्यू आएगी आपकी एस अपॉन एन।
अब एन क्या हो गया है आपका, एन क्या हो गया, एन हो गया है आपका, सॉरी लीस्ट काउंट क्या हो गया, एस अपॉन एन। अब एस क्या था आपका, एस क्या था, एस क्या था, लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑन द मेन स्केल। और एन क्या था, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वन ईयर स्केल। वन ईयर स्केल पे कितने डिवीजन है, वन ईयर स्केल पे कितने डिवीजन है वो हमें, अब देखो ये फोटो में आपको 10 डिवीजन दिख जाएंगे वन ईयर स्केल में। तो डायरेक्ट वन ईयर की फोटो है, ये देखिए आप, ये वन ईयर स्केल है आपका, ये वन ईयर स्केल है ये वाला। या नंबर ऑफ डिवीजन आप गिनोगे तो आपको 10 डिवीजन मिल जाएंगे इस वन ईयर स्केल पे। गिन लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10। ठीक है, तो ये हो गई एन की वैल्यू। ठीक है, और लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑन मेन स्केल, यानी एस, अगर इसमें आप देखोगे तो एस की वैल्यू कितनी आएगी, ये है मेन स्केल, ये सॉरी ये आपका मेन स्केल, ये आपका मेन स्केल में एक डिवीजन की वैल्यू के ये 5 मीटर है। 5 मीटर के बाद इधर आपको ये 6 मीटर दिख रहा है। तो जब 5 मीटर से 6 मीटर की तरफ जाओगे तो रास्ते में 10 डिवीजन आएंगे मेन स्केल पे, मेन स्केल पे 10 डिवीजन आएंगे। तो एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है बेटा, एस की वैल्यू कितनी होगी आपकी, एस की वैल्यू होगी 0.1 मीटर, है ना। और एन की वैल्यू कितनी होगी, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन विच स्केल, वन ईयर स्केल। वैल्यू ऑफ एस इक्वल टू, सॉरी एल बी इक्वल टू, एल सी इक्वल टू लीस्ट काउंट इक्वल टू एस अपॉन एन। तो एन क्या हो गया, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन, एन इक्वल टू नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वन ईयर, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। इस प्रकार से आप लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो हाउ टू टेक रीडिंग, मैं आपको बता देता हूँ कि रीडिंग कैसे लेंगे। दिस इज वन एक्स्ट्रा थिंग विच आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि रीडिंग कैसे बताओगे। देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि जो रीडिंग होगी, डेट रीडिंग इज इक्वल टू रीडिंग ऑन मेन स्केल फॉर इंडेक्स मार्क प्लस एन इंटू लीस्ट काउंट। अब बेटा देखो यहाँ पर, इसको देखो यहाँ पर, ये आपका डायरेक्ट वन ईयर था। अब यहाँ आप देखिए कि एस की जब मैं लीस्ट काउंट निकालूंगा तो स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल उसकी वैल्यू क्या है, एस की वैल्यू क्या आएगी, एस की वैल्यू कितनी है बेटा, 0.1 मीटर है एस की वैल्यू। और एन नंबर ऑफ डिवीजन और वन ईयर स्केल कितने, 10 डिवीजन है। तो अगर मुझे लीस्ट काउंट निकालना है तो लीस्ट काउंट कितना आएगा, 0.1 अपॉन में 10, एस अपॉन एन बोला ना मैंने, तो कितना आ जाएगा, 1/100 बोल सकता हूँ मैं इसको, यानी 0.01 बोल सकता हूँ मैं लीस्ट काउंट को, है ना। अब यहाँ रीडिंग ऑन मेन स्केल बिफोर इंडेक्स मार्क क्या होगी, इसको देख लेते हैं, इसको क्वेश्चन के थ्रू ही समझते हैं। देखिए इसमें आप यहाँ पर आप देखिए, इसको पहले मैं मिटा देता हूँ ताकि चीज़ें समझ में आ जाए। चलो चलो बेटा चालू करते हैं। अब देखो यहाँ पर रीडिंग कैसे देख लेना है, रीडिंग कैसे लेना है, रीडिंग ऑन मेन स्केल बिफोर इंडेक्स मार्क मैंने बोला है आपको यहाँ पर। अब यहाँ पर आप जाइए,
इंडेक्स मार्क क्या होता है कि जो शुरू में जो पॉइंट दिखेगा आपको इंडेक्स मार्क, ये देखिए इंडेक्स मार्क दिखा आपको, ये देखो इंडेक्स मार्क लिखा है यहाँ पर, ये पॉइंट है आपका इंडेक्स मार्क, ये पॉइंट है आपका इंडेक्स मार्क। ठीक है, ये इंडेक्स मार्क के पहले कितनी रीडिंग हम लोग यहाँ नाप रहे थे, ये 5 है, ये 5.1, ये 5.2, ये 5.3। तो इंडेक्स मार्क के पहले कितनी रीडिंग थी, 5.3। ये देखो 5, फिर 0.1, फिर 0.2, फिर 0.3। इस प्रकार से इंडेक्स मार्क के पहले कितनी रीडिंग थी बेटा, 5.3। इसको आप नोट डाउन कर लेना, प्लस n इंटू लीस्ट काउंट, इसको आपको करना है। अब देखिए ये आपकी हो जाएगी फाइनल रीडिंग, है ना, फाइनल रीडिंग हो जाएगी आपकी। आप यहाँ पर 5.3 प्लस n इंटू लीस्ट काउंट कितना निकाला था आपने, s बाय n इंटू n। अब n क्या होता है, n होता है जहाँ पर आपका मेन स्केल और वर्नियर स्केल वाली वैल्यू क्या है, वर्नियर स्केल और मेन स्केल जहाँ पर कोइंसाइड करे। अब यहाँ पर देखो कोइंसाइड कहाँ हो रहा है, देखो कलर बदल लेता हूँ मैं। अब यहाँ देखोगे तो ये वाला जो है ये मेन स्केल और ये वाला जो है ये लाइन, इसको आप समझ लो वर्नियर। ये 5 के यहाँ पर ये दोनों जो चीज़ें हैं मिल रही है, दोनों एरो, तो यहाँ पर ये n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 5 आ जाएगी। अब देखो क्या लिखा था फॉर्मूले में, नंबर ऑफ वर्नियर डिवीजन विच कोइंसाइड परफेक्टली विथ मेन स्केल डिवीजन। तो वर्नियर डिवीजन का कितना नंबर था जो मेन स्केल डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा था, वर्नियर स्केल के डिवीजन का नंबर आप पढ़ लीजिए, देखिए वो कितना होगा, 5 ही होगा। कितना है, 5 है, यहाँ पर वो डिवीजन का नंबर आपको 5 मिला था। तो बेटा यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो कितना आ जाएगा, 5.3 प्लस s बाय n इंटू n की वैल्यू 5। अब s बाय n की वैल्यू कितनी थी बेटा, 1/100 यानी 0.01 इंटू 5। इसको आप सॉल्व करोगे तो 5.3 प्लस 0.05, ये वैल्यू आ जाएगी 5.35। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट वर्नियर के द्वारा बहुत एक्यूरेटली और एक छोटी वैल्यू की तरफ जाके एक एक्यूरेट वैल्यू की तरफ जाके आप रीडिंग को नोट डाउन कर सकते हैं। दिस इज द वन थिंग दैट आई एम एक्सप्लेनिंग यू, फंडामेंटल्स में आता है ये, अभी हम मेन सर्वे की तरफ गए नहीं हैं। अगर बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है तो इसको आप नक्शे को रोक के वापस से देखिए कि वहाँ पर मेन स्केल का डिवीजन और वर्नियर स्केल का डिवीजन कहाँ पर कोइंसाइड हो रहा है, उस पॉइंट को आप नोट डाउन करिए। अब जैसे ये वाला एग्जांपल देख लीजिए आप, ये वाला यहाँ पर आप देखिए ये 0, दिस इज n का वैल्यू यहाँ पे 0 है बेटा, है ना, ये इंडेक्स मार्क के यहीं पे मैच हो रहा है। तो यहाँ पर फाइनल रीडिंग ही आपकी 5 हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर कितनी हो रही थी, 5.35 हो रही थी आपकी रीडिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे जो दूसरा वर्नियर है दैट इज रेट्रोगेट वर्नियर। अब रेट्रोगेट वर्नियर में क्या होता है कि जो आपका वर्नियर का डिवीजन रहता है दैट इज स्लाइटली लार्जर देन मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल के डिवीजन से थोड़ा सा बड़ा होता है वर्नियर का डिवीजन। तो मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ कि n डिवीजन ऑफ वर्नियर जो है इट इज इक्वल टू n+1 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वर्नियर का जो डिवीजन है इट इज मोर देन व्हाट, मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल के डिवीजन से वो अधिक है। तो यहाँ पर बेटा अगर मुझे लीस्ट काउंट निकालना है तो लीस्ट काउंट में मुझे क्या करना पड़ेगा, मेन स्केल का डिवीजन और वर्नियर स्केल के डिवीजन का अंतर लेना पड़ेगा।
अब यहाँ पर मैंने बोला कि रेट्रोग्रेड में कौन बड़ा है, वर्नियर स्केल का डिवीजन इज मोर देन मेन स्केल का डिवीजन, ये बोला है मैंने। तो लीस्ट काउंट निकालते टाइम क्या करोगे, v माइनस एस करोगे आप। ठीक है, लीस्ट काउंट निकालते टाइम लीस्ट काउंट स्मॉलेस्ट रीडिंग जो आप नोट डाउन कर सकते हो वर्नियर की सहायता, वर्नियर स्केल की सहायता से। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, मैंने बोला एन वी इक्वल टू एन प्लस वन इंटू एस, ये होता है। अब यहाँ से आप v की वैल्यू निकालोगे तो बेटा क्या आ जाएगा, n प्लस वी अपॉन में n इंटू एस। तो यहाँ से आप इस कंसेप्ट का यूज करते हुए v की वैल्यू निकाल लेना, इस v को आप ऊपर पुट करना, तो यहाँ से लीस्ट काउंट निकल जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो वापस से लीस्ट काउंट की वैल्यू एस बाई एन आएगी। एस क्या आएगी, लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल, और एन क्या है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। ठीक है, लेकिन देखो एक चीज का अंतर आ रहा है। आप यहाँ पर जो आपका डायरेक्ट वर्नियर था, आपका जो डायरेक्ट वर्नियर था उसमें मेन स्केल और आपका जो वर्नियर स्केल था वो दोनों सेम दिशा में बढ़ रहे थे। लेकिन आपका ये जो दूसरा वाला है रेट्रोग्रेड वर्नियर है, यहाँ पर जो रीडिंग है, मेन स्केल की जो रीडिंग है वो अलग दिशा में बढ़ेगी, और जो आपका रेट्रोग्रेड वर्नियर में वर्नियर वाली जो रीडिंग है, वर्नियर स्केल वाली रीडिंग है, वो दूसरी डायरेक्शन में बढ़ेगी। आप देखिए, पहले तो हम डायरेक्ट वर्नियर में बता देता हूँ मैं आपको। आप देखिए यहाँ पे, ये आपका क्या था 5 और ये था आपका 6, तो मेन स्केल की रीडिंग इस दिशा में बढ़ रही थी। अब देखिए आप वर्नियर, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, वर्नियर स्केल की रीडिंग भी इसी दिशा में बढ़ रही है, ऊपर की तरफ सेम दिशा में बढ़ रही है मेन स्केल और वर्नियर स्केल की रीडिंग। लेकिन रेट्रोग्रेड में बेटा होती है अलग, रेट्रोग्रेड में चीज़ें होती है अलग। किस प्रकार से अलग होती है, आप देखिए यहाँ पर, ये रेट्रोग्रेड मैंने बताया आपको। अब देखिए आप, ये है आपका 5 मीटर, ये 6 मीटर, यानी मेन स्केल की रीडिंग इस प्रकार से बढ़ रही है इस दिशा में। लेकिन आप, ये है आपका वर्नियर, यहाँ 0 है या 5 है या 10 है, रीडिंग ऐसी बढ़ रही है। तो यहाँ पर वर्नियर स्केल और मेन स्केल की रीडिंग अलग अलग दिशा में बढ़ रही है। ये पॉइंट नोट डाउन करना, रेट्रोग्रेड में ये अंतर होता है। ठीक है, अब रीडिंग कैसे लेते हैं यहाँ पर वो चीज़ भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला भी सेम होगा, है ना। अब यहाँ इंडेक्स मार्क, रीडिंग बिफोर इंडेक्स मार्क कितना है, यहाँ तो बेटा आपके पास 6 मीटर आ जाएगा डायरेक्ट, आपको दिख ही जाएगा। मैं आपको इसका ऊपर वाला एग्जांपल समझाता हूँ, ये एग्जांपल। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि रीडिंग कैसे लेनी है। ये एग्जांपल है आपका, दिस एग्जांपल ऑफ रेट्रोग्रेड वर्नियर। ये समझाता हूँ मैं आपको कि यहाँ पर रीडिंग कैसे लेनी है आपको। देखिए आप यहाँ पर, ये आपका 5 मीटर, ये है आपका 6 मीटर। अब रीडिंग बिफोर इंडेक्स मार्क, ये आपका यहाँ कुछ है, ये कितना है 5.1234567 दिस 8 दिस 9 दिस डिवीजन इज फाइनली 10th डिवीजन। तो आप देखोगे कि यहाँ पर रीडिंग बिफोर इंडेक्स मार्क कितनी आ रही है 5.7 रीडिंग बिफोर इंडेक्स मार्क हो जाएगी आपकी 5.7। और फार्मूला क्या होगा कि रीडिंग बिफोर इंडेक्स मार्क को लिख लो, फिर प्लस का साइन लगाओ, फिर एन इंटू लीस्ट काउंट लिख लो आप। अब यहाँ पर एन क्या है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर जो मेन स्केल के डिवीजन से एग्जैक्टली क्या करें, कोइंसाइड करें। तो यहाँ आप देखो, ये वाला और ये वाली जगह पे क्या हो रहा है, कोइंसिडेंस हो रहा है ना। तो यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, आपकी 5 आ जाएगी। अब यहाँ लीस्ट काउंट निकालोगे तो लीस्ट काउंट वापस से आपका कितना आ जाएगा 0.01। तो यहाँ आप रेट्रोग्रेड वर्नियर के द्वारा फाइनल रीडिंग निकालोगे तो वो आ जाएगी 5.7 प्लस 0.05, सॉरी प्लस 0.05, तो क्या आ जाएगी 5.7 बाई आपकी फाइनली रीडिंग आ जाएगी। तो इस तरीके से आप रेट्रोग्रेड वर्नियर के दौरान रीडिंग को नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन को यहाँ ये बोला है कि 68 डिवीजन ऑफ, क्वेश्चन करेंगे तो चीज़ें आसानी समझ में आती है। 68 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद 59th डिवीजन ऑफ मेन स्केल। इससे क्या पता चल रहा है कि वर्नियर स्केल का जो डिवीजन है डेट इज स्मॉलर देन मेन स्केल डिवीजन। ये चीज़ें हमें समझ में आती है बेटा। यानी क्या बोला है यहाँ पे कि 68 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइड विद 59 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। अगर किसी बच्चे को चीज़ें नहीं समझ में आ रही है या कुछ तेज हो रहा है तो एक बार वीडियो को पॉज करिए आप और फिर वापस से समझने का प्रयास करिए। यहाँ क्या हो रहा है कि 68 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड हो रहा है 59 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो मुझे कुछ इस प्रकार की कंडीशन दिख रही है क्या? क्या कुछ इस प्रकार से 68 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद 59 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो यहाँ से मुझे कुछ इस प्रकार की कंडीशन दिख रही है क्या, जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे? क्या दिख रहा है आपको? एन की वैल्यू कितनी दिख रही है यहाँ पे? 60 दिख रही है, 60 दिख रही है आपको। ठीक है, तो इसके द्वारा मैंने क्या करता था हमेशा बेटा, इस इक्वेशन के द्वारा मैं हमेशा v की वैल्यू निकालता था। तो v की वैल्यू मैंने निकाल ली 59/60s, ये मैंने निकाल ली थी। ठीक है, अब बेटा फिर मैं क्या करता था, लीस्ट काउंट निकालता था। लीस्ट काउंट क्या होता था? s और v के बीच का अंतर, इसको मैं निकालता था तो s/n आया था मेरा, s/n आया था मेरा। सॉरी, इसको सॉल्व ही कर लेते हैं। s माइनस v, v कितना है 59/60 इंटू एस। इसको सॉल्व करूँगा तो मुझे लीस्ट काउंट आता था बेटा। मेरा लीस्ट काउंट कितना आ रहा था यहाँ पे? यहाँ पे मेरा लीस्ट काउंट कितना आ रहा था? s माइनस v, v इक्वल टू 59/60s है ना। कितना आ जाएगा ये? s/60 आ जाएगा मेरा लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट मेरा s/60 आ जाएगा यहाँ पे। इसे नोट डाउन कर लीजिए यहाँ पे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा तो लीस्ट काउंट मेरा s/60 आ जाएगा। अब यहाँ पर s क्या होता था मेरा बेटा? लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल। अब क्या बोला है मैंने कि यहाँ पर मेन प्लेट ऑफ थियोडोलाइट, मेन प्लेट ऑफ थियोडोलाइट को मैंने कितने पार्ट में डिवाइड करा है? 1080 पार्ट। क्या बोल सकता हूँ बेटा, 360 डिग्री जो होगी मेन प्लेट पे, उसको मैंने 108 पार्ट में डिवाइड करा है। तो एक पार्ट को मैंने कितनी डिग्री में डिवाइड करा होगा? मतलब 1080 पार्ट कितनी डिग्री कवर कर रहे हैं? 360 डिग्री कवर कर रही होगी। तो एक पार्ट कितनी डिग्री कवर कर रही होगी बेटा यहाँ से? 360/108। तो यहाँ से आपको एस की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर मैंने आपसे लीस्ट काउंट बोला है तो लीस्ट काउंट कैसे निकालोगे? लीस्ट काउंट इक्वल टू s/60, जो मैंने कैलकुलेट करा था। यहाँ आप एस की वैल्यू रखेंगे 60 डिग्री अपॉन में 1080 डिवाइड बाय 60 करोगे आप, तो आपको यहाँ से लीस्ट काउंट की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पर बेटा एक चीज़ याद रखनी है कि 1 डिग्री जो होती है, 1 डिग्री होती है 60 मिनट के बराबर, और 1 मिनट जो होता है आपका कितने 60 सेकेंड के बराबर। तो यहाँ पे आप 360 डिग्री को सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए कैसे कन्वर्ट करना है इसको। 360 डिग्री को 350 इंटू 60 सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लीजिए, डिवाइड बाय 1080 इंटू 60 कर दीजिए। तो यहाँ पर लीस्ट काउंट आपका 20 सेकेंड आ जाएगा। यहाँ पर आपका लीस्ट काउंट 20 सेकेंड आ जाएगा। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। फटाफट से मैंने क्वेश्चन बता दिया आपको, ताकि आपको कुछ चीज़ें ध्यान में आ जाए कि क्वेश्चन हल कैसे करना है, कंसेप्ट का यूज़ कैसे करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ स्पेशल टाइप ऑफ वर्नियर भी होते हैं, कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ वर्नियर भी होते हैं। इसके बारे में एक एक दो लाइन हम लोग जान लेते हैं। तो इसके बारे में एक एक दो लाइन इसके बारे में एक एक दो लाइन हम लोग जान लेते क्या होते हैं। तो दिस विल हेल्प। तो इसके बाद मेरा फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग को मैं ख़त्म कर दूँगा। ठीक है,
फंडामेंटल को सर तो फंडामेंटल बताना ज़रूरी था, एक बेस बनाना ज़रूरी था। जो पुरानी चीज़ें हैं होती है वो हम भूल जाते हैं, तो उन चीज़ों को एक बार हम लोग जान लें कि कैसी क्या चीज़ होती है, तो उससे हम कंसेप्ट को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो फंडामेंटल बताना बहुत ज़रूरी था। कोर सर्वेइंग तो कल से चालू होगी आपकी, आज फंडामेंटल बताना बहुत ज़रूरी था। अब देखो, एक होती है बेटा डबल वर्नियर। अब डबल वर्नियर क्या होता है बेटा, मैंने आपको सिंगल वर्नियर अभी समझाया। अब क्या होता है कि डबल वर्नियर में क्या रहता है, हम दोनों दिशाओं में नंबरिंग करते हैं। इफ स्केल इज नंबर इन बोथ द डायरेक्शन, तो हम क्या डबल वर्नियर प्रयोग करते हैं। अब आपने देखा होगा कि जो सिंगल वर्नियर होता है उसमें मेन स्केल पे जो ग्रेजुएशन रहता है वो एक ही दिशा में बढ़ता है, लेकिन डबल वर्नियर में क्या रहता है कि हम दो डायरेक्ट वर्नियर का प्रयोग करते हैं। डबल वर्नियर में बेटा मैं दो डायरेक्ट वर्नियर का प्रयोग करता हूँ, तो ये दोनों दिशा में स्टैंड होता है और इंडेक्स मार्क यहाँ पे सेंटर में होता है। इंडेक्स मार्क भी दिखाया था मैंने आपको, ठीक है। ये इस प्रकार से आप देखिए, देखो दोनों दिशाओं में मेन स्केल बढ़ रहा है, दोनों दिशा में। देखो इधर भी बढ़ रहा है, ये 10 के बाद 20 फिर 30, इस प्रकार से इधर भी बढ़ रहा है। दोनों दिशाओं में आपका जो है मेन स्केल, जो दोनों दिशाओं में जो आपका स्केल है वो बढ़ रहा है, इसको डबल वर्नियर बोलेंगे। इस प्रकार से एक और वर्नियर मैं आपको दिखा देता हूँ, इस प्रकार से एक और स्केल दिखा देता हूँ, दैट इज डबल फोल्डेड वर्नियर। अब इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डबल वर्नियर। इसकी लेंथ क्या होती है, दैट इज हाफ ऑफ कंबाइंड लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग डबल वर्नियर। तो जो डबल वर्नियर होती है उसके कंपेयर में इसकी लेंथ क्या होती है, उसकी टोटल लेंथ क्या हो जाती है, आधी हो जाती है, ठीक है। अब जब भी मुझे डबल वर्नियर की लंबाई को कम करने की आवश्यकता है तब मैं इसको डबल फोल्डेड वर्नियर का प्रयोग करूँगा, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल भी लिखा है मैंने यहाँ पर आपके नोट्स में, ठीक है। अब इसके बाद एक और जो वर्नियर होता है उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं, लास्ट है। इतना इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं है, चांस नहीं इतने क्वेश्चन आने की, बट यू शुड नो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग। तो जो छोटे छोटे पॉइंट्स है उसको आप देख लो, नज़र से एक बार चले जाए तो अच्छा रहता है। कभी कभी अनकॉन्शियस माइंड में चीज़ें बैठ जाती है कि ऐसा ऐसा होता है, तो आपको ऑप्शन देख के भी चीज़ें याद हो जाती है। देखो अब कभी कभी क्या रहता है कि जब डिवीज़न ऑन जो मेन स्केल में डिवीज़न है वो बहुत करीब होते हैं, है ना, तो एग्जैक्ट ग्रेजुएशन जहाँ पर कॉन्सिडेंस हो रहा है वो हमें पता नहीं चलता है ना। तो वहाँ पर हम स्टैंडर्ड वर्नियर का बेटा यूज़ करते हैं। तो जहाँ पर अवेलेबल लेंथ ऑफ वर्नियर क्या है, और वर्नियर स्केल क्या है, कम स्मॉल है ना, और मुझे क्या है स्मॉल लीस्ट काउंट की ज़रूरत है, मुझे स्मॉल लीस्ट काउंट की ज़रूरत है, और मुझे ऐसा भी करना है कि वर्नियर डिवीज़न को ज़्यादा करीब भी नहीं रखना है, तब मैं स्टैंडर्ड वर्नियर का यूज़ करता हूँ। तो ये चीज़ें याद रखनी है। यहाँ लीस्ट काउंट कैसे निकाला मैंने, देखो एन बी इक्वल टू 2n-1। यहाँ मैंने बोला कि एन डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल है, इट इज़ इक्वल टू 2n-1 डिवीज़न ऑफ मेन स्केल, उसके बराबर होता है। उसके द्वारा मैंने यहाँ पर लीस्ट काउंट निकाला। अब स्टैंडर्ड वर्नियर में एग्जांपल भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने बता दी है वर्नियर वगैरह, तो डोंट वरी, आप लोग इसको ऊपर ऊपर एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि कल से जो हमारी कोर सर्वेइंग है, जो हमारी कोर है मेन सर्वेइंग है ना, जैसे लीनियर मेजरमेंट, कल हम लोग लीनियर मेजरमेंट चालू करने वाले हैं। उसके पहले ये फंडामेंटल को क्लियर करना बहुत ज़रूरी था। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अगर इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ से बताना है मुझे, तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है स्केल। इस चैप्टर में जो फंडामेंटल्स में जितनी भी बात करी है हमने, सबसे इम्पोर्टेंट है आपका स्केल। यू शुड नो अबाउट द स्केल, श्रंकेज रेशो, इसके ऊपर से न्यूमेरिकल आ जाते हैं गेट में, हमेशा क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे श्रंकेज रेशो के हिसाब से, श्रंकेज स्केल, ओरिजिनल स्केल, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी चाहिए, ठीक है। देन इस चैप्टर में और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें, एक तो मैंने आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन बता ही दिया, थियोरेटिकल क्वेश्चन आ जाते कभी कभी, इसलिए ये चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी, और मेरी कोशिश है कि हम लोग कम समय में ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाए। काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है।
तो आज की क्लास अब हम बंद करते हैं। आप लोग अच्छे से रिवाइज करिए और फिर हम अब कल की क्लास में मिलते हैं, ठीक है। आप लोग को आशा है आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।